अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। भाई आजकल एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने सबकी तवज्जो हासिल की हुई है और वो कैरेक्टर है फरासत अली का। अब आप कहेंगे फरासत अली कौन है? फरासत अली जनाब एक बहुत मशहूर कैरेक्टर है ड्रामा शरपसंद आजकल जो बिल्कुल नया नया इन हुआ है और बड़ा हिट भी जा रहा है और ये किरदार बड़ी खूबसूरती से निभाया है नुमान नजात साहब ने। अच्छा, ये जो कैरेक्टर है फरासत अली का, इसका हम तमाम तर लोगों की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ऐसे कैरेक्टर से, ऐसे शख्स से ताल्लुक़ ज़रूर होता है जो कि नेगेटिव होता है। इसको अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियों में इंटरेस्ट लेने का ज़्यादा शौक़ होता है, जो कि अपने गलत को सही साबित करने के लिए दुनिया के किसी भी शख्स को गलत साबित कर सकता है, जो लोगों की टोह में लगा रहता है, जो इधर की बात उधर करता है और जिससे अगर आप नेकी भी कर लें, आप अच्छाई भी कर लें, तो वो लिटरली नेकी और अच्छाई आपके अपने गले में पड़ जाएगी। ये इतना खौफनाक कैरेक्टर, इतना मैनिपुलेटिव किस्म का कैरेक्टर है और ये कहीं ना कि अपने आसपास नज़र दौड़ाएं तो आप देखते हैं कैसे लोग मौजूद हैं कि भाई अगर वो कुछ गलत कर रहे होंगे और आप उनको पॉइंट आउट करने की भी कोशिश करेंगे तो वो ऐसा रुख बदलेंगे हवाओं का कि आप जो हैं आपको हर चीज़ में मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाएगा और आप कहेंगे हमारी तो इंटेंशंस भी नहीं थी, हम तो ये करना भी नहीं चाहते थे। तो ये जो शरपसंद का कैरेक्टर जो फरासत अली के तौर पे हमारे सामने आया है, इससे हम सबको बड़ी सीख मिलती है। कैसे कैरेक्टर मौजूद है, आपको पता है कैसे कैरेक्टर्स की ग़िज़ा क्या है, ऐसे कैरेक्टर्स जो हैं ये इतने क्यों हमारे आसपास इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं? वो इस वजह से कि उनके आसपास कुछ लोग जो उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके घर वाले हैं, उनको सहारा देने के लिए मौजूद होते हैं। ऐसा किरदार हमारे आसपास बहुत पहले डाई डाउन कर जाए कि अगर इनके आसपास के लोग उनको सपोर्ट ना कर रहे हों। ये जो ड्रामा है शरपसंद, इसमें फरासत अली साहब की जो लाडली यानी कि जो बेगम भी हैं, आज मैं अपने शो में उनसे भी आपकी मुलाकात करवाऊंगी और उनसे भी ज़रा जानना चाहूँगी कि कहते हैं ना कि जो ड्रामे के पीछे का मकसद है, जो स्टोरी है, जो आवाम तक पहुँचाना चाहते हैं, वो क्या है। और आई एम श्योर कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे फरासत अली देखे होंगे सब ने। थोड़ा नफ्सियाती पहलू के वाले से भी बात करने की कोशिश करेंगे, आप लोगों की लाइव कॉल्स भी शामिल करेंगे क्योंकि ऑफ कोर्स ऐसे कैरेक्टर्स हमारी लाइफ में मौजूद होते हैं। अब इनसे बचना कैसे, आज हम शो में वाले से बात करेंगे, ठीक है। तो जनाब शो में हमारे साथ मौजूद हैं इस ड्रामा सीरियल में फरासत अली साहब की जो लाडली का किरदार अदा करी है रूबी, हमारे साथ नादिया अफगन साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नादिया। आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। साथ में जनाब उनके मौजूद हैं गज़ाल नकवी साहिबा। गज़ाल नकवी साहिबा राइटर हैं, ड्रामास लिखते हैं। अस्सलाम वालेकुम गज़ाल, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। और जनाब हमारे साथ मौजूद हैं सबा हाशमी जो कि मैच मेकर, उनको भी हम शो में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम अस्सलाम। शो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। और सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि नादिया जी, जो आप ये किरदार अदा कर रही हैं, पहले तो ये इस कैरेक्टर को देख के लोगों की जो पुराने मोहल्लेदारियाँ होती, तब तो खैर अगलों को पता नहीं होता कि जी सातले घर में कौन रह रहे, लेकिन जहाँ पर ये मोहल्लेदारियाँ अभी भी कायम है तो वहाँ पर कोई ना कोई से कैरेक्टर जो है ना तीली लगाने वाला वो ज़रूर होता है। और आपके पास जब ये कैरेक्टर आया रूबी का, तो किस तरह से कैरेक्टर आप तक पहुंचा, आपकी क्या सोच थी कैरेक्टर अदा करने की और आपने इसका गेटअप कैसे प्लान किया? बहुत सारे सवाल हैं। सो मैं शेयर कर रही थी एसन और सेम प्रोडक्शन हाउस अब्दुल्ला सेजा आई ड्रीम्स, एंड एसन ने मुझे कहा कि बहुत अगला स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है तो तुमने वो ज़रूर करना। मैंने कहा ओके ठीक है। अब्दुल्ला ऑल्सो सेड यू नो यू हैव टू डू दिस। फिर मुझे कॉल आई, मैंने कहा अच्छा भेजो, और दिस इज़ ड्यूरिंग शेयरी स्क्रिप्ट आ गया था इसका। And I read it and I said कि who is doing Farasat? And Ehsan said to me that Nomi bhai is doing that, and I was like okay। मतलब इसके बाद तो मेरा कोई सवाल ही नहीं। But when I read Ruby's character I thought ये बहुत ही fascinating character है। और शेर बहुत अच्छा था मेरा, लेकिन शेर में साइका का जो मेरा कैरेक्टर था इतना कुछ करने को नहीं था उसमें towards the end, but like she was just a woman who was you know अपनी एक उसके अंदर फंसी हुई थी सारी पेट्रियार्की में। तो इसमें मुझे नज़र आया कि बहुत मार्जिन है, एंड आई न्यू कि इफ़ आई डू दिस विद नोमी भाई, तो नोमी भाई तो इतने इनक्रेडिबल एक्टर है कि वो जो अपना सामने वाला है उनके इसके ऊपर मैं डिटेल में बाद में बात करूँगी, उसको बड़ी स्पेस देते हैं एज एन एक्टर, एंड आई थॉट दिस इज़ गोइंग टू बी फन। मैंने और नोमी भाई ने पहले भी किया था काम इसी तरह, एक ड्रामा था, मैं नाम भूल रही हूँ उसका भी। सो आई रेड इट एंड आई थॉट रूबीज़ कैरेक्टर इज़ सो फैसिनेटिंग बिकॉज शी इज़ दिस वुमन जो कि हमारी 80% औरतें हैं जो कि अपने शौहरों पे अंधा एतमाद करती हैं, और रूबी बिल्कुल वही है। वो उसको जो फरासत कह देते हैं वो उसके लिए सब कुछ है, बस
कह दिया तो कह दिया, यू नो, एंड शी, मतलब अगर आप उसको देखेंगे, आई थिंक 5-6 एपिसोड हो चुके हैं, तो एवरीबडी इज थिंकिंग यू नो ये औरत जो है प्रॉब्ली शायद शी नोज कि ये इस तरह का है, बट शी लेट्स नो, शी डजंट नो एनीथिंग। वो जो कह देता है ना, चाहे वो सही हो, गलत हो, बुरा हो, अच्छा हो, वो मान लेती है, बिकॉज उसको पक्का एक तरह यकीन से है। रूबी वो कबूतर है ना जो आंखें बंद करके बैठा, मतलब क्योंकि वो फेस नहीं करना चाह रहा। रूबी नोज दिस थिंग कि ये मेरा मियाँ जो है ये कभी कोई चीज़ गलत नहीं कर सकता। एंड दिस इज़ ऑल्सो समथिंग ना जो कि बहुत सारे हम लोग मेजरली हमारे माशरे में ख़वातीन के बच्चियों के जहनों में ये बात डाल दी जाती है, अब्बा ने जो कह दिया, भाई ने जो कह दिया, मियाँ ने जो कह दिया, बस यही है, इसके अलावा आपने नहीं हिलना। तो रूबी इज़ लाइक दैट, सो आई थॉट इट वाज सो मच फन। मैं तो बस फॉलो करती हूँ कि अच्छा जो स्क्रिप्ट है, और फिर नोमी भाई और मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐड भी की, नोमी भाई बता दो ये भी कर ले, वो भी कर ले, वो मैं भी करूँगी बात, बट इट वाज अमेजिंग, आई जस्ट लव्ड इट। आई लव वर्किंग विद आई ड्रीम्स, आई लव वर्किंग विद एहसन। मैंने वैसे एक चीज नोट भी की है कि अब वो ड्रामा जिसमें आपके मियाँ जो है किसी नुमान नामी शख्स अदा कर रहा है मियाँ, वो ड्रामा बड़ा हिट होता है, चाहे वो नुमान इजाज हो, चाहे वो नुमान मसूद। बस फिर वो अभी एक और आ रहा है नुमान मसूद के साथ। अच्छा एक आगे नोमी भाई के साथ एक और आ रहा है ना, ये नुमान इजाज के साथ नहीं, नुमान मसूद के साथ एक और जबरदस्त और पाइपलाइन में जबरदस्त बात है। अच्छा ये जो कैरेक्टर जिनकी क्रिएशन है वो राइटर इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद भी, जरा मैं उनसे भी जानूं कि भाई उन्होंने किनसे इंस्पायर होकर कैरेक्टर रखा। सारा सैयद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सारा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। सारा ये कैरेक्टर जिसने आजकल हर एक की तवज्जो हासिल की हुई है, ये कैरेक्टर आपने किससे इंस्पायर होकर लिखा था? ऐसा ये फर्स्ट मैं कहना चाहूँगी, स्टोरी लाइन बेसिकली जो थी ये ज़नेबी लासिम शाह की थी। मैं उनको असिस्ट कर रही हूँ, तो ये फिर वो लिखेंगी, लेकिन शायद बिजी थी, फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप ये लिखें। मतलब सिर्फ फरासत का कैरेक्टर एक था कि ऐसे वो बंदा रहता है मोहल्ले में और सबका इन्फ्लुएंस है उस पर। फिर हमने बैठकर उसकी कैरेक्टराइजेशन की, और इंस्पायर की बात तो ऐसा कैरेक्टर तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, आपकी फैमिली में हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स में हो सकते हैं, आप जो है इर्द गिर्द चलते फिरते आप अपनी फ्रेंड्स के थ्रू उनसे सुन सकते हैं, उनकी फैमिलीज में होते हैं, तो कॉमन है ये लोग। तो सारा आपने अपने शो में सिर्फ शरपसंद की शरपसंदी दिखाई है, या फिर इस ड्रामे में आगे ये भी देखेंगे कि बच्चा कैसे जा सकते हैं? क्योंकि ऑफकोर्स जैसे आपने बात की, ऐसे लोग हमारे आसपास भरपूर हैं और हमें एट टाइम समझ में नहीं आ रहा होता कि हमने इनसे बचना कैसे है। बचना ये है कि आपको अपनी अकल से काम लेना है। आप जो अगर आप कानों के कच्चे हैं तो आपका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप थॉटफुली सोचते हैं, आप देख कर सोच समझ कर उसे अगर परख लेते हैं, तो मेरे ख्याल से किसी पर भी अंधा एतबार नहीं करना चाहिए आजकल के दौर में, खासतौर से नेबर्स। अगर वो आपका कोई रिश्तेदार भी नहीं है, आपका फ्रेंड भी नहीं है, सिर्फ आप एक जगह पर एक साथ रह रहे हैं, फिर भी आप उस बंदे का आप पर इन्फ्लुएंस है, तो आपको मेरे ख्याल से कुछ सोचना चाहिए उसकी बात पर अमल करने से पहले। वो भी जब डायरेक्टली आपके घर पर वो बात इन्फ्लुएंस कर रही है, आपके घर पर असरअंदाज हो रही है, इसकी वजह से मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं, जैसे कि आप देख रही हैं आहिस्ता आहिस्ता वो और ज्यादा क्रिएट होंगे उसमें, यानी कि भी आगे मजीद टेंशन आनी ड्रामे में। स्टार्ट है ना, टेंशन तो आई कहाँ है अभी, टेंशन तो ऐसे कैरेक्टर तो खुद एक टेंशन। अस्सलामुअलैकुम सारा। वालेकुम सलाम, नादिया कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं सिर्फ आपकी, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, माजरत, मैं सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि आई थिंक जब आप साथ साथ मिल रहे हैं, दिस इज द थिंग, द गुड थिंग अबाउट द स्क्रिप्ट, जो अच्छी बात है, जैसे कि पहला जवाब के बचना कैसे, बचना ऐसे कि मुंह तोड़ जवाब देना है, जो कि हीरा मानी के कैरेक्टर ने, शाज़मीन ने दे दिया है। मतलब आज तक फरासत के आगे कोई खड़ा नहीं हुआ और उसने गली में खड़े होकर उसको बता दिया अच्छी तरह कि नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी बाकी को। साथ वाली जो नेबर है, जो हरीम कैरेक्टर प्ले कर रही है, वो भी। सो आई थिंक इसी तरह बचना है कि आप है कि मैं जब देखूंगी ऐसी कोई बात, मैं परखूंगी, मुझे फील होगा तो मैं डिसीजन लूंगी, उससे पहले मैं लोगों की सुनी सुनाई पर अमल नहीं करूंगी। अब ये मियाँ बीवी में डिफरेंस आप देख लें, तो जाहिर सी बात है भले कितनी भी कंपेटिबिलिटी हो आप लोगों में, लेकिन दो लोग बिल्कुल अलग होते हैं, अपोजिट होते हैं, अलग सोचते हैं, तो दोनों का डिफरेंस आपको इसमें नजर आ रहा होगा। बिल्कुल। अच्छा मुझे वैसे सारे बताइए कि इसमें, क्योंकि नोमी भाई, नुमान इजाज साहब, वो तो जो भी कैरेक्टर करते हैं वो ऐसा उसको घोल के पी जाते हैं कि आपको लगता है कि ये कोई अदाकार जो है वो कैरेक्टर नहीं प्ले कर रहा, ये है ही, ये वही शख्स है।
और इसमें जो एक खास उनके है कि इनकी आँख झपकती है, या वो कहते हैं पंजाबी में भड़कती है या उनकी झपकती है, तो ये आपने ऐड किया था उसमें या फिर ये नोमी भाई का अपना था इनपुट? ये उनका अपना है। बहुत सारी चीजें। अच्छा चले ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सारा सैदन हमारे साथ मौजूद थी। ग़ज़ाला पर हम अपने बहुत सारे लोगों को देखते हैं और हमारे ड्रामास भी समहाउ मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसा कैरेक्टर ना आए तो वो हमारे ड्रामास भी प्लॉट के बगैर ही रह जाते, बिल्कुल ऐसा लगता है। तो ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं इसलिए दिखाना भी ज़रूरी होता है क्योंकि जब तक आप अच्छा विलन इस्टेब्लिश नहीं करेंगे, जो पॉजिटिव कैरेक्टर है वो नुमाया नहीं होकर सामने आ सकेगा। तो ये कितना ज़रूरी है कि हम ऐसे विलन दिखाएं ताकि पॉजिटिव किरदार सामने आए? देखो, बात विलन की नहीं है, बात जब आप स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं या आप कोई भी कहानी पढ़ रहे हो तो कहानी के ना दो चीज़ें पैरेलल चल रही होती हैं, एक गुड और एक बैड। हाँ। ठीक है, तो उसको तुम विलन कह लो अगर कैरेक्टर है, और अगर टॉपिक है तो गुड और बैड कह लो। तो ये जो इविलनेस दिखाई है ना, ये मेरा ख्याल है दुनिया के हर माशरे में है। जहाँ हम कहते हैं ना वेस्ट तो बहुत भाई बड़े लिबरल हैं वो, या उनके बहुत आज़ादी है। स्टिग्मेटाइज करना ना औरत को या किसी को भी, वो ये साइकी है, ये इंसान की साइकी, वो कहीं भी किसी को भी कर देगा और करता चला आ रहा है। हमारे यहाँ सबसे आसान ये है कि आप किसी औरत के बारे में कोई बात करते हैं ना, कोई सेकंड थॉट पे नहीं जाता। मर्द को अगर आप ये कहेंगे ना कि भाई वो लगते हैं, वो ऐसे हैं नहीं, वो तो बहुत मतलब यूं हैं फलाएं, 4 में से 1 आदमी कहेगा नहीं यार यकीन नहीं आ रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। वही 4 लोग बैठे हुए हों और एक किसी औरत के बारे 4 के 4 मान लेंगे कि हाँ ऐसा ही होगा। बिल्कुल सही कह रही हैं। कोई ना सेकंड थॉट देगा ही नहीं। ये जो एक माइंडसेट है ना, इसको चैलेंज करता है ये ड्रामा। आपने बिल्कुल से बात की ग़ज़ाला पर। जैसे मैं नादिया आपसे भी पूछना चाहूँगी कि देखें, जैसे बात है कि एक खातून पे इल्ज़ाम तराशी जब की जाती है, स्पेसिफिकली अगर वो औरत नौकरी करती हो, घर से बाहर निकल के काम करती हो, या फिर वो तन्हा रहती हो, वो अकेली हो, उसकी शादी न हुई हो, तो लोग वाकई, जैसे ग़ज़ाला पर ने बात की, लोग ऐसे कोई इल्ज़ाम उन पे लगाए थे तो लोग उन पे ज़्यादा यूनिवर्सिटी जाती है, सिर्फ घर से बाहर निकलती है, सिर्फ नौकरी करना नहीं है। हाँ। यूनिवर्सिटी जा रही है, अगर उसकी इवनिंग क्लासेस हैं और वो रात में देर से आ रही है, जाहिर है वो बच्ची है। ट्रू। तो आधे मोहल्ले की ख़वातीन ये कहेंगी कॉलेज तो खत्म हो जाते हैं सबके 3 बजे, हमारे तो 1 बजे खत्म हो जाता था। हाँ, हम तो 2 बजे घर वापस आ जाते थे। ये 5 से 6 बजे तक है। अरे भाई, वो अगर आपने कुछ और पढ़ा होगा, हाँ, उसका प्रैक्टिकल है, हाँ, या अब जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उन वो रात 9 बजे तक चलती हैं क्योंकि लेक्चर्स के टाइमिंग्स ऐसे होते हैं। अगर उसको घर पहुंचते पहुंचते 10 बज रहे हैं तो वो कहीं पार्टी करने जा रही, किसी डेट पे नहीं जा रही, और जा भी रही है तो ये उसका हक है, लेकिन वे एक अलग डिबेट है। मगर अगर वो यूनिवर्सिटी से भी आ रही है तो ये होगा अरे सुबह निकलती है भाई, रात को वापस आती है। आपको लगता है नादिया कि हमारे जो वर्किंग वुमेन है उसको आज भी इस तरह के मसाइल का सामना है? ऑफ कोर्स है। और ये क्या सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास का इशू है या आपको लगता है ओवरऑल ये सोसाइटी का इशू है? ओवरऑल इशू है, और ये बहुत अब हल्का हल्का आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है। मैं जो जनरेशन अब आ रही है, जैसे हम जेन जी कहते हैं, अब तो जेन एक्स भी आ गई ना, क्या अल्फा आ गई, क्या आ गई, जी अल्फा जो बहुत छोटे। सो जो मैं घर छोड़ के नई पौध है ना, वो बहुत बेहतर है, वो बहुत बेहतर है। उनको मैं बेहतर इस तरह समझती हूँ कि उन्होंने क्योंकि बहुत ज़्यादा दुनिया देख ली है ना, और उनको पता है कि वो खुद भी वही बॉयज़ या गर्ल्स में वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं करते, जजमेंटल नहीं है वो बच्चे जो है ना। एंड आई लव दिस अबाउट द न्यू किड्स, दे डोंट केयर, वो अपनी ज़िंदगी पे उनका फोकस है, जो भी कर रहे हैं वो, और उनको अपने काम से काम है, जो कि होना चाहिए इस तरह। और वो अपने इर्द गिर्द की, अगर मैं लड़कों की बात करूं, जो नए लड़के आ रहे हैं ना, नई, दे आर वेरी, दे डोंट केयर। उनको किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको ये प्रॉब्लम नहीं है कि ये लड़की कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, क्या पहना है, कहाँ क्यों बैठी है, किस तरह बैठी है, किसके साथ आ रही है, किसके साथ, विच इज़ इनक्रेडिबल। ये हमारी जनरेशन, हमसे पिछली वाली तो खैर अल्लाह माफ़ ही कर दे, और उससे पहले तो खैर बिल्कुल माफ़। हाँ, ये उनको प्रॉब्लम होते थे, जो फारिग लोग होते थे, जो आके दफ्तरों से बैठ जाते थे, थड़ों पे बैठ जाते थे, या गली में बैठे होते थे, या गली के नुक्कड़ पे खड़े होते थे, या जैसे इसमें दिखाते हैं पढ़ने नमाज जा रहे हैं, लेकिन वापसी पे गली में खड़े होकर सारे मर्द हज़रात गुफ्तगू कर रहे हैं कि फलानी कौन निकला है, किसकी गाड़ी में कौन बैठा है, कौन कहाँ जा रहा है। आपको क्या है, आपको क्या है? और ये सॉरी आपकी बात ही को कंटिन्यू कर रही हूँ, ये जो तमाम अफराद हैं इन सब की ख़वातीन घर के अंदर रहती हैं, ठीक है,
ताकि ये बाहर की खवातीन से, क्योंकि उनको तो ये कहते हैं बाहर दुनिया बहुत बुरी है, दुनिया आप ही हैं। हाँ, क्योंकि उनको अपना पता है कि हम ही आप कह रहे हैं ना कि ये दुनिया बहुत बुरी है, बाहर मत निकलो, वो दुनिया आप हैं। अभी आप बुरे हैं, आप बाहर निकलती हुई खवातीन को देखते हैं, इसलिए आपको खौफ होता है कि आपकी खातून अगर कोई घर की निकलेंगी तो कोई और देखेगा, क्योंकि ये आपने पैरामीटर सेट किए हुए ना, ये आपने सोच बनाई हुई है। और ये जो वो कहेगी ना, उससे पिछली जो हमसे पिछली वाली नस्ल जो है, उसमें कितनी खवातीन हैं जो कि वो ये बात कहती हैं कि हमें तो बाजार जाने की जरूरत ही नहीं, यही ऑफिस से वापसी में ले आते हैं। हाँ जी, उनको इवन कपड़े भी खरीदने नहीं है, मतलब चॉइस ही नहीं है, चॉइस ही नहीं है। और वो दे आर हैप्पी इन दैट बिकॉज दे थिंक कि यही है, बिकॉज उनकी माओ ने उनको यही सिखाया, उनकी नानियों ने, उनकी दादियों ने। दिस पेट्रियार्की हैज बीन इंस्टिल्ड, दिमागों के अंदर कूट कूट के भर दी गई है कि नहीं, ये जो बस वो वही वाली बात ना, बेटा बाप भाई, ये नहीं होंगे। हाँ, वो सही कह रहे तो कुछ नहीं होगा, नहीं, और ये जो कहेंगे वो ही और है। आपकी समहाउ हमारी सोसाइटी में जो पहचान है औरत की, वो इन्हीं से होती है। हमारी सोसाइटी की मैं स्पेसिफिकली बात करूं, बल्कि ऐसा नहीं कि हमारे दीन में ऐसी बात हो, क्योंकि जब आप मर जाएंगे और आपको क़यामत के रोज उठाया जाएगा तो आपको आपकी माँ के नाम से बिल्कुल है। मैं आप हदीस से पढ़े, इसमें है कि जनाब जब उसमें कहा गया जनाब फातिमा से तारुफ कराया गया, फातिमा तो अबूहा व बालूहा व बनुहा, कि उनके नाम से तारुफ को निस्बत से तारुफ कराया गया। तो ये देखें, बहुत सारी जगहों पे अगर हमने रिलीजन में देखें तो ऐसा नहीं कि रिलीजन की वजह से आप फंस गए हैं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। लेकिन समहाउ क्योंकि हम एक बड़े सगीर में जो रहे हैं, तो हमारी तो हर चीज़, क्योंकि मैं पिछले तो हमारे यहाँ तो ये मुहावरा या बच्चियों का जो दिमाग बनाया जाता है, मैंने छोटे भाइयों को डोमिनेट करते हुए देखा है बहनों को। ऐसा ही है, ऐसा ही है। बाहर मत निकले और फलानी, और आपने ये करियर नहीं चूज करना। भाई तो छोटा भी बड़ा ही होता है। हाँ। कहीं जा रही है, वो है 20 साल की, एक 7 साल का भाई उसके साथ लगा देते, भाई के साथ जाओ, भाई बड़ा तो लड़ लेगा। वो 4 लोग। आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? मैं ऐड ये करना चाहती थी कि आई एम सो ग्लैड कि जो हमारी राइटर है सारा, उन्होंने यूजली औरतें भी दिखाते हैं ना मोहल्लों में, ये वाली औरतें होती हैं। आई एम सो ग्लैड कि इस दफ़ा एक आदमी है जो ये सब फापे कुटने वाली हरकतें कर रहा है, और उसका कैरेक्टर ये दिखाया गया। एंड व्हाट आई वांटेड टू ऐड वाज कि वी हैव दिस मेन इन आवर फैमिलीज, हमारे घरों में भी हैं, हमारे मोहल्ले में भी हैं, हम जहाँ पे काम करने जाते हैं, बट देन 99% मैं कहूँगी, मैं तो ये भी नहीं कहूँगी कि 90%, 99% आदमी ऐसे हैं। लेकिन देन जो 1% है ना, जिनमें मैं अपने अब्बा को भी काउंट करूँगी, वही आदमी हैं जो इन चीज़ों को ब्रेक करते हैं, जो अपनी बेटियों को वो कॉन्फिडेंस देते हैं कि तुम ये करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जाओ, मैं देखता हूँ कि कौन बंदा फैमिली में तुम्हारा, कौन सा मामू, कौन सा चाचा, कौन सा ताया, कौन से तुम्हारे हैं, मैं देखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो काम मैं कर सकता हूँ वो तुम भी कर सकती हो। और जिस तरह मैं कर, दिस इज अ माइंडसेट दैट वी नीड टू चेंज, एंड दिस इज अमेजिंग। मैं बार बार ये कहूँगी, जो नए बच्चे, क्योंकि मैं सेट्स पे देखती हूँ, मैं उनके साथ काम करती हूँ, नए वाले लड़कों की तरबियतें जो कर दी है ना माओ ने, मेरे ख्याल में उन्होंने खुद इतना कुछ सह लिया है कि दे आर लाइक यू नो, मेरी एज की, आई एम 55 नाउ, तो मैं अपने साथ के जो फ्रेंड्स वगैरह को देखती हूँ, जिनके बच्चे, अब मायरा मैं राना 20 साल के, 17 साल के माशाल्लाह बच्चे हो गए, लड़के हो गए, उन्होंने लड़कों की ऐसी सेट ट्रेनिंग की है ना कि दे नो अपने लिमिट्स, बाउंड्रीज, और उनको पता है हमने ख़वातीन के साथ किस तमीज़ से रहना है, हमने लड़कियों के साथ क्या बाउंड्रीज सेट करनी है। हरासमेंट का तो मैं कहती हूँ सवाल ही बहुत कम होंगे, लेकिन वो शिफ्ट हुआ है। वो जो एक था ना 99% आदमी इस तरह के थे, अब वो शिफ्ट नादिया तो नोट किया, जैसे मैं अपने भाई वार को भी देखती हूँ, तो वो अपने मियाँ को भी देखती हूँ, तो उनको होता है कि जो उठ के पानी का ग्लास से ये फ्लॉन्ट किया जाता था। अल्लाह बख्शे मेरी सास हुई जाती थी कि जी ये तो उठ के पानी का ग्लास भी नहीं पीते, तो वो ये बताया जाता था कि इतने लाडों से पाला गया है। लेकिन अब होता है कि मेरा बेटा अगर 3 साल की भी, तो मैं उसे छोटे से बच्चे से काम करा रही हूँ, तो मुझे होता है मेरे मुझे अगलों के सामने जलील ना कराना, अगले की लड़की में लेके आऊंगी। मुझे होता है मैंने एक जेंटलमैन को रेस करना है, कि ताकि पता चले कि इसकी माँ कौन थी। हाँ, देखो मैं ये बात बहुत पहले कहती थी, जब मैं राइटर भी नहीं थी, कि जो होता था ना बेटी बाहर जा रही है और फलाना हो रहा है, तो मैं कहती थी देखिए बेटी आपको इतना खौफ है। एक साहब बात कर रहे थे, नहीं देखिए बेटियों को यूँ रखना चाहिए और बेटियों का तो यूँ ख्याल रखें। मैंने कहा बेटी क्या कर लेगी? मैंने कहा बेटी बहुत से बहुत आपकी दुनिया ख़राब कर देगी, क्योंकि आपके कुछ नॉर्म्स हैं, ख़ानदान से बाहर शादी नहीं करना, लव मैरिज नहीं करना, फलाना नहीं करना, यही करेगी ना कोई गैर शरीफ। मैंने कहा बेटा तो आपके आखिरत ख़राब करेगा अगर आप सही नहीं पालेंगे। ठीक है, तो ये
तो वो हिल गए, उन्होंने थोड़ी देर रुक के सोचा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। शायद उन्होंने सोचा कि वो खुद लड़के थे तो उन्होंने क्या किया होगा। ये जो तरबियत है ना कि आप अपनी बेटों को औरत की इज्जत करना सिखाएं और दूसरे ये सोचना छोड़ दें कि मेरा बेटा है तो ऐसा कर ही नहीं सकता। आप सिखाएंगी तो नहीं करेगा। वैसे भी आजकल के टाइम में गारंटी किसी के लिए ली और जा खड़े सकती होके बोलें। हाँ। देखिए मैं ये नहीं कह रही कि सारे, नॉट ऑल मैन Not all बट men. ऑलवेज मैन। हाँ। आदमी जो घर से Oh my God, this is so true. हाँ। जब निकल हरासमेंट की जितनी चीजें भी हम देखते हैं करते तो आदमी ही है ना। हाँ। सारे नहीं होंगे लेकिन हैं तो आदमी ही ना। exactly. औरतें किस चीज से डरती है बाहर निकलने से? आप दफ्तर के अंदर जाएं। मैं बात कहीं से कंटिन्यू करूंगी, ब्रेक आ गई, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनाब, आज हम अपने शो में डिस्कस कर रहे हैं शरपसंद के एक ऐसे कैरेक्टर फिरासत अली को। और फिरासत अली, हमारी ज़िंदगी में मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि भाई अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है इस जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और हमारी ज़िंदगी को तकलीफ़ दे कैसे बनाया जा सकता है ताकि उनको दिली सुकून मिले, तसल्ली मिले। तो ऐसे लोगों से छुटकारा कैसे हासिल करना है और दूर दूर ये होता है ना, कुछ लोगों से नेड़े, जो अच्छे हो पॉजिटिव लोग उनको नेड़े नेड़े रखें, लेकिन ऐसे लोगों से आपने कितना दूर भागना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और कैसे भाग सकते हैं शो में इस हवाले से बात करें। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सारा हातिम, साइकोलॉजिस्ट हैं, और साथ में हमें ज्वाइन किया है सफ़िया दोस्त मोहम्मद साहिबा ने जो कि मैनेजमेंट ट्रेनर है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। शो में आपको खुश आमदीद भी कहूँगी। और ब्रेक पर जाने से पहले, क्योंकि हम एक डिस्कशन कर रहे थे ज़रा नर्चरिंग के हवाले से भी, तो उसको मैं ज़रा चाह रही हूँ ज़रा कंटिन्यू करें ताकि फिर मैं आगे। सो आई वाज सेइंग कि यू नो हम हमेशा ये कहते हैं कि नॉट ऑल मैन, सारे आ जाते हैं। कभी कोई पोस्ट लगाओ, कोई बात हो, कोई किस्सा पता चले, कोई कुछ हो जाए, उसके ऊपर कोई खबर आ जाए तो सारे आदमी नीचे आ जाते हैं लिखने के लिए कि नहीं जी हाँ, सब ऐसे नहीं होते, सब ऐसे नहीं होते, होते आदमी हैं। मेरा कहने का मतलब ये, व्हेन यू गो, आपका भाई या आपके अब्बू या आपके कोई भी मर्द आपके घर में आपको क्यों मना करता है फलानी जगह मत जाना? क्योंकि उनको पता है, उनको आदमियों को पता है, उनको मर्द की नेचर का पता है, उनको पता है कि क्या जोक्स होते हैं। ये मत पहन के जाना वहाँ पे, आप प्लीज़ दुपट्टा लेके चले जाना, क्योंकि पता है कि उस दफ्तर के अंदर जो 4 लोग हैं वो किस किस्म के जोक्स करेंगे। मैंने एक ज़िंदगी का असूल बनाया, बहुत आप सीखते हो ना, आप ग्रो करते हो, बहुत लेट सीखा लेकिन सीखा मैंने आज से 4-5 साल पहले कि मेरे घर में, मेरे इर्द गिर्द, मेरे जितने भी लड़के दोस्त हैं या लड़के जानने वाले हैं फैमिली, कोई औरतों के ऊपर जोक नहीं करेगा, कोई औरतों के लिए कोई गंदी बात, गंदा जोक, गालियां सारी औरतों पे सारी, हाँ ये नहीं होगा। मेरे घर में अगर आप बैठे हैं तो आप कभी भी कोई ऐसा जोक नहीं करेंगे जो कि औरत के लिए, औरत जात के ऊपर होगा या औरत की तजलील कर रहा होगा। आई मेक श्योर, और मैं यही मेक श्योर करती हूँ, जोडी माय हस्बैंड या उसके फ्रेंड्स, ये मैंने उसको भी बोला। और मैंने कहा जाने जब दफ्तर में बैठे होते हो ना आप और 4 लोग हंस रहे होते हैं, एक लड़की गुजरती है, मैं ये नहीं कह रही कि ये होता है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि या कहीं पर भी बैठे होते हैं मर्द, तो ये सारे आदमी जो है इनको रोकना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटियां आराम से बाहर जाएं और काम करें और आपकी बीवियों को कोई बाहर कुछ ना कहे बाजार, तो जब मर्द हजरात बैठ के 4 जोक कर रहे होंगे ना कि उसको देख वो कैसे चल रही है, उसको देख उसने क्या पहना है, तो आपने मुड़ के उसको कहना है मैं तुम्हारे साथ आइंदा से नहीं बैठूंगा, ना बात करना पसंद करूंगा, क्योंकि वो भी एक औरत है जो तेरे घर में भी है, जिसने तुझे भी पैदा किया है। सो मेन हैव टू स्टार्ट, यू हैव टू बिल्ड अप दैट एनवायरनमेंट। अच्छा मुझे बताएं, क्योंकि आप तो मैच मेकर भी हैं, अक्सर रिश्ते कराते हुए ऐसे कितने कैरेक्टर्स आपके सामने भी आते हैं कि जिनकी वजह से रिश्ते टूट भी जाते हैं और बनती भी बात बिगड़ भी जाती है? ये जिस तरीके का कैरेक्टर है ना फरासत अली, एक सोसाइटी ये नेम तो नहीं ली जा सकती है, नहीं लिया जा सकता, लेकिन वहाँ पे कोई 10-12 फरासत अली हैं। अच्छा एक सोसाइटी में, हाँ, और उसका ये है कि रात के टाइम जो है वो 10-12 मेल्स जो हैं वो चेयर्स लगा के बैठते हैं और दिन भर कौन सी औरत कहाँ गई, कहाँ से आई, कौन सी लड़की देर से आ रही है, कौन सी, ये पूरा उनका डिस्कशन चलता था। उस सोसाइटी से जितनी लड़कियों के हमने रिश्ते करवाए विद इन अ मंथ्स और 2 मंथ्स वो रिश्ते ब्रेक हुए। क्यों? क्योंकि अगर ससुराल वाले आए, कोई दावत हुई, कुछ हुई, वो किसी ना किसी ने मिलके कोई ना कोई ऐसी चीज़ उनके कान में डाली जिसमें सच्चाई थी या नहीं थी, लेकिन उन बच्चियों के रिश्ते ब्रेक हुए। और एक
मतलब एक बार तो इतना बुरा एक्सपीरियंस मुझे हुआ, यानी वो बच्ची की एंगेजमेंट का जोड़ा आ गया था, पूरी फैमिली बहुत हैप्पी थी, बहुत खुश थे, दुबई का प्रपोज़ल था और जोड़ा उसकी मदर लेके मेरे घर पे आई। इस कदर रोई हैं कि मेरी भी आंखों में आंसू आ गए कि ये क्या, कि वो कह रही है कि लड़के ने कल मना कर दिया है, 2 दिन बाद इंगेजमेंट है, सब जगह हमने इनवाइट कर दिया है, बड़े पैमाने पे कर रहे हैं कि लड़का फिर चला जाएगा। और ये मैंने कहा क्या रीज़न हुआ है, कह रही है हमें नहीं पता। मैंने कहा चले हम सामने साइड से पता करते हैं। अच्छा, जब सामने वाली साइड से उनसे पता किया कि क्या रीज़न, आपको क्या चीज़ बुरी लगी, उनकी भाभी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी ना, तो मैंने उनसे कहा आपके देवर ने अचानक ऐसा क्या, तो वो कह रही है दरअसल उस बिल्डिंग में गए थे कपड़े ही देने के लिए, तो वहाँ लोगों ने बच्ची की कुछ फेसबुक आईडी वगैरह दिखाई कि आपको पता है कि ये फेसबुक वगैरह पे है। Oh my God. अब उस फेसबुक आईडी की कोई 6 साल पहले, अगर वो 6 साल पहले बिना दुपट्टे के खड़ी है, अब तो नहीं, अब तो हिजाब ले रही है, Oh my God. बंदा चेंज हो जाता है। उन्होंने ऐसी ऐसी कहानियाँ बना के मेक करके उस फैमिली को सुनाई कि उस लड़के ने कहा नहीं, ये लड़की जो है वो किरदार की अच्छी नहीं है और मैं नहीं करूँगा। हमने पूरी अपनी जान तोड़ जोर लगा लिया कि नहीं ऐसा नहीं है, हम आपको गारंटी करते हैं, हम फैमिली को जानते हैं, लेकिन बस वो माइंड मेक हो गया था ना, एक आदमी ने माइंड मेक कर दिया। मैं यहाँ पे ना एक बात कहना चाहूँगी, बहुत अच्छी बात है, इसे कहते हैं डॉजिंग अ बुलेट। डॉजिंग अ बुलेट क्या बहुत अच्छा हुआ उस लड़की के लिए, मेरी कि इस किस्म का इंसान से उसकी शादी। कानों का इतना कच्चा था। मैं बिल्कुल यही बात कह रही थी कि इसे कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इन्हीं की बात के अगर इतना और बहुत अच्छा हुआ वो बच्ची बच गई। एग्जैक्टली ऐसा, क्योंकि वो बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में जा रही थी। लेकिन वैसे देखिए, ये हम घरों की बात करें कि जी एक घर वाला दूसरे घर, सामने वाले घरों पे नजर रख रहा है, ये जो अपार्टमेंट सिस्टम, और मैं स्पेसिफिकली कराची की बात करूं तो कराची में यू कैन नॉट गेट अवे विद इट। मतलब यहाँ पे इतने अपार्टमेंट्स हैं और लोगों के, और छोटे छोटे अपार्टमेंट्स हैं, और ना चाहते हुए भी आपकी नज़र होती है। और वाकई पुराने ज़माने में आई रिमेंबर, मैं बहुत छोटी थी तो हमारे नेबर्स में से किसी का रिश्ता आया, तो वो हमारे घर अम्मी की जानने वाली आंटी आई, तो उन्होंने कहा मांसबाजी का घर है। मैंने कहा जी, तो वो अंदर आई थॉट कि अम्मी की फ्रेंड आई होंगी, तो उन्होंने मुझे कहा बेटा हमने ना ये आपके सामने वाले घर में एक भाई रहते हैं, इनका रिश्ता देखने के लिए, मुझे बताओ ये कैसे हैं। अम्मी घर पे थी नहीं, अब उन्होंने मुझसे छोटी बच्ची से पूछा, और मुझे भी उस दिन इतनी इज्जत मिल रही थी कि कोई मुझसे पूछ रहा था। मैं तो जिंदगी में मुझे लगा मुझसे ज़रा मोतबर इंसान कोई नहीं, मैं एक 6-7 क्लास का बच्चा क्या होता है। तो मैंने कहा वो बहुत अच्छे हैं, वो फलाने हैं, उनकी अम्मी बहुत अच्छी सब। तो वो मेरी ही बात, क्योंकि मैंने इतनी खुशी से उनका जवाब दिया, तो बाद में पता, कुछ अरसे बाद पता चला उनका आगे रिश्ता भी हो गया, तो पता चला कि वो छोटी सी बच्ची की बात पे इतना बड़ा कैरेक्टर हो गया मुझे तो ये, अब ये तो मैं तो बची थी ना, लेकिन लोग पहले ऐसे, कहने का मकसद लोग पहले ऐसे मोहल्लेदारों से पूछा करते थे कि बताएं लड़कों की रेपुटेशन क्या है। स्टॉप कर दिया है कि आप लोग ज्यादातर जाते ही उसके पास हो जिसके साथ कोई मसला हुआ हुआ, कोई पंगा हुआ हुआ। तुम्हें डर नहीं लगता रिश्ते कराने में? इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, डर की क्या बात है, अल्लाह का उनका तो प्रोफेशन है, बड़ी बहादुरी का काम है ये। बिल्कुल ऐसा है। ये पूछना क्या महफूज महसूस करती हैं जब ऐसे कामों में, जब you're meeting new people for the first time, यहाँ पे कैरेक्टर असैसिनेशन इतनी होती है, तो क्या महफूज महसूस करती हैं? ये एक सवाल मेरे जहन में पहले उठा। ऐसी किसी चीज़ को ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ा, क्योंकि देखें जब हम ये सोचते हैं ना 4 लोग क्या कहेंगे, तो वो 4 लोग कहने लगते हैं। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में आप भी मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे मुझे परवाह नहीं। मैं अपनी मदर को भी ये जवाब देती हूँ, मुझे परवाह नहीं, वो 4 लोग मेरे घर में आके राशन नहीं डलवाते, तो मुझे कोई परवाह नहीं है। अपनी बच्ची को भी यही सिखाया। अच्छा, थोड़ा सा मेरे बेटे का माइंड सेट ऐसा हुआ है कि लड़की इस तरह ना करे, यूं नहीं करे, तो मैं यकीन माने अपना वर्क उस पे कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो लड़की आए वो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी फेसेस करे और वो बाद में मुझे बदवाएं दे या बोले कि इसकी माँ ने कैसा वो किया। तो मेरे ख्याल से हर माँ अगर अपना अपना किरदार अपने बेटे को पालने में अदा करेगी, तो ये जो माशरा है बेहतर हो जाएगा। आपने किसी बात की कि वो कोई अंकल दरमियान में पड़े, कोई अंकल ही वैसे फरासत अली टाइप के और कैरेक्टर जो कि फेसबुक की आईडीज दिखा रहे हैं। फेसबुक की आईडी से यकीन माने मैंने अपनी बच्ची की फिर सबसे पहले आईडीज चेक की। मैंने कहा बेटा ये इस तरह भी होता है, ये देखो चीज़ें सामने। वो बच्ची हिजाबी बच्ची थी जिसकी 6 साल पहले की, अगर आपने वो पैंट शर्ट पहन के, जीन्स टी शर्ट पहन के और पता नहीं क्या क्या कहानियाँ मेक कर दी। इसके बाद उसी सोसाइटी से एक डिवोर्स हुई, 20 इयर्स शादी रही हुई, क्या कि उसके हस्बैंड को पता नहीं क्या उन्होंने ऐसा मैनिपुलेट कर दिया था कि आपकी वाइफ का किसी से अफेयर चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है।
इतनी चीज़ें की कि अच्छा खासा घर ख़राब हुआ। शक का बीज तो बो दिया ना। ये तो हमने तो लास्ट में उस सोसाइटीज़ के प्रपोजल जब आते थे ना हमारे पास, क्योंकि बहुत बड़ी सोसाइटी थी, तो हम मना कर देते थे कि आप यहाँ से घर चेंज कर लो, ये हमारा मशवरा है आपको। हाँ, वरना आपके बच्चों की शादी क्योंकि नहीं होने आप वाली। कर लोगे फिर आप 2 महीने बाद 3 महीने बाद प्रॉब्लम होगी, तो बेहतर है कि अगर आप रेंट पे हो तो आप यहाँ से मूव कर जाओ, फिर इस चीज़ को आगे कैरी ऑन करो। उन सारे अंकल्स की तस्वीरें खींची अच्छा, वो अंकल बड़े बड़े पोस्टर ऐसा लगा देते कौन हैं। सा कल्ट बना के बैठे हुए हैं कि किसी की शादी नहीं होने देंगे, उनके उन लोगों का और अपना उनकी भी अपनी घर की अपनी उम्र में से फीमेल्स, क्या उनकी की? अपनी घर की फीमेल्स गैलरी तक में नहीं आती, इसीलिए वही बात करें ना, क्योंकि उनको पता है क्योंकि बाहर के उनको आदमी लगता है कि कैसे हैं। घर के इज्जतदार अंदर बस भेड़ ये बकरियां हैं, हैं। बस ये इज्जतदार हैं। बाकी जो बाहर जा रही हैं उनके अलग अलग नाम रखना, उनकी अलग अलग इस तरीके से, तो ऐसा वाकई में बहुत इस तरह के टॉक्सिक मेल्स होते हैं। ये क्या ऐसी क्या नफ्सियात क्या होती है ऐसे टॉक्सिक मेल्स की? और ये सिर्फ ऐसे शरपसंद से ज़रूरी नहीं, ज़्यादातर आदमी को ख़वातीन भी होती हैं। एंड क्योंकि जो ख़वातीन के पास जो एक्सेस है वो घरों के अंदर तक का एक्सेस है, तो वो बड़ा डीपली पेनिट्रेट करते हैं। बड़ी खौफनाक बात है। क्या पीछे अप्रोच होती है इनकी? अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंपल जुमलों में एक्सप्लेन करूँ, हमारे अपने वैल्यूज़, हमारे बिलीव्स, हमारे मॉरल कोड्स होते हैं। अभी फ़िलहाल जैसे सबने एग्जांपल्स दिए थोड़े से, उसमें ये वाज़ेह हो रहा है कि हमारे पास औरतों के लिए ग्लोबली, दिस इज़ नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू एशिया, बट ओवरऑल ग्लोबली हम देखते हैं कि मॉरल पुलिसिंग और मॉरल कोड ज़्यादातर हम अप्लाई करते हैं औरतों पे। और बिल्कुल क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। एंड ये एक इस पे अब गुफ्तगू भी होना शुरू हुई है, पहले नहीं थी क्योंकि पहले इट वाज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द नॉर्म। एंड जो आपका एक सवाल था कि ये क्यों होता है, सो जैसे नादिया मैम ने जिक्र किया कि उनकी एक अपनी सेट, एक शी वैल्यूज़ रिस्पेक्ट एंड ऑनेस्टी। तो जब कोई अपने इर्द गिर्द जब वो देखते हैं तो उन्होंने अपने जैसे हस्बैंड से भी गुफ्तगू में कहा कि आपने इज़्ज़त करनी है, क्योंकि उनके लिए वो चीज़ वैल्यू करती है। सो हर इंसान के अपने सेट ऑफ बिलीव्स, वैल्यूज़ होते हैं, एटीट्यूड्स होते हैं कि ज़िंदगी को कैसे होनी चाहिए। तो हम कुछ बहुत उस मामलों में रिजिड हो सकते हैं, कुछ बहुत फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। कि हमारा हर इंसान का अपना एक ज़िंदगी का एक नज़रिया होता है, हम एक दुनिया क्रिएट करते हैं उसकी, और उस नज़रिए से हम देखते हैं अपनी बाकी की दुनिया को। ज़रूरी नहीं है मेरे और आपकी दुनिया बहुत मुख्तलिफ हो सकती है और उसकी वजूहात बहुत अलग हो सकती है। तो जब हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं वो डिक्टेट करती हैं कि हम किस तरीके से आम तौर पे लोगों के साथ मिलजुल के रहेंगे क्या, और हमारे इसी घर का माहौल बड़ा इस पे बिल्कुल बहुत बड़ा हाथ है। एंड इसी के साथ एक जुड़ा एक बड़ा इंपॉर्टेंट अब जो इस पे बातचीत होती है इमोशनल इंटेलिजेंस पे। पहले हम आईक्यू के ऊपर बात करते थे, आईक्यू इसके किस तरीके से हम चीज़ों को लॉजिकली देखते हैं, एनालिसिस पे हम उसको करते हैं। पहले तो बड़ी इस पे बात की जाती थी ना, आप इंटेलिजेंट हैं तो आप ये चीज़ें नहीं करेंगे। आमतौर पर भी आप सुनेंगे कि पढ़ा लिखा इंसान है तो ये नहीं करेगा। हाँ, अब द नैरेटिव अराउंड दिस इज चेंजिंग बिकॉज अब ये शॉकिंग डिस्कवरी है कि sometimes the most educated people are also acting this way। और पढ़े लिखे जाहिल बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि एजुकेटेड भी हैं, तो अब एजुकेशन इक्वेट नहीं करता सोशल कॉम्पिटेंस को। अब वो एक जो डिबेट है वो बिल्कुल बदल चुकी है। तो अब इमोशनल इंटेलिजेंस पे बहुत जो आजकल हम जेंजी में जो बात भी कर रही थी नादिया, वो हम जेंजी में देख रहे हैं, दे आर वेरी इमोशनल, दे वेरी वोकल एंड देयर अबाउट एंड देयर एबल टू सी वो जो क्रैक्स हैं, वो जो लेयर्स हैं हाँ, वो रेड फ्लैग्स, ये जो रेड फ्लैग्स हमें अब जाके समझ में आए कि अच्छा भाई ये रेड फ्लैग्स थे, ये ग्रीन फ्लैग्स थे, उनको पता है और वो बड़े आराम से चीजें खत्म करके मूव ऑन भी कर जाते हैं, व्हिच इज गुड, अच्छी बात है, वेरी गुड। एंड यू आर सीइंग, जैसे उन्होंने कहा कि अब एक चीज़ मैं जुमला यहाँ पे कहना चाहूँगी कि अब जैसे आपने औरतों की कहा कि एक औरत को करनी चाहिए, अब मर्द भी उतने ही एक्टिव मेंबर्स हो गए हैं एंड देयर इज ग्रोइंग ट्रेंड अराउंड इट। यस, आई एम नॉट सेइंग कि ये एक चीज़ मुकम्मल हो चुकी है, पर आई वुड से कि जो बहुत लंबा रास्ता उसके एक छोटा सा कदम मुझे ये बताइए नहीं, ये जो बंदा जो मुसलसल मैनिपुलेट कर रहा होता है, बिल्कुल उसको क्या अंदर से क्या ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं? क्योंकि देखिए जैसे हम बात करें ना, कैसे बहुत सारे लोग हमारे आसपास मौजूद होते हैं जो कि अपने गलत को सही साबित करने के लिए किसी और की पोजीशन को खतरे में डाल सकते हैं, जिसको बहुत शौक होता है, जिसकी अंदर की जो थर्स्ट है वो ख़त्म ही तब होती है कि जब वो किसी की ज़िंदगी के बारे में जान ले, फिर जान के उसमें अपनी टांग भी उसने ज़रूर उसने टांग अड़ानी है। उसकी क्या उसकी महरूमियाँ होती हैं कुछ कि जो कि इस सूरत में सामने आती हैं। कभी कभी ये जैसा आपने कहा उसको हम पावर के थ्रू भी देख सकते हैं। एक बहुत कभी कभी हम जहाँ पे मैनिपुलेशन होती है या चीज़ों को आप किसी चीज़ की इजाज़त नहीं देते और फोर्सफुली आपसे क्या है कोर्जन होती है जहाँ,
तो उसमें हम देखते हैं कि जब आपको पावर मिलती है ना, जब आप फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे आपके साथ क्या जा रहा है तो सामने वाला डर में है और वो सबमिसिव है, वो काम कर रहे हैं या वो आपके डर में आ रहे हैं, सो दैट कैन गिव यू सम काइंड एक राइज मिलता है, वो डर आपकी बैटरी चार्ज कर रहा है। बिल्कुल एक डर आपको मिलता है। एंड उसी के साथ स्पेशली जैसे आपका जो दूसरा सवाल था कि क्या कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं, बिल्कुल हम देखते हैं आमतौर पे अमूमन होता है कि उनके मे बी चाइल्डहुड में कुछ रहा हो, स्कूलिंग में कुछ रहा हो, बुलिंग फेस की हो, या उनके साथ वो चीज़ की गई हो कि उनके साथ वो सबमिशन की लाइफ उन्होंने बताई हो, तो आगे जाके वो कहीं ना कहीं वो उसको रिपीट करते हैं। मुझे बताएं आगे जाके कहीं ना किसी बात सामने आएगी। आई थिंक एक तो मैं इसकी बात को कंटिन्यू करेंगे, आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट कंट्रोल, इट्स अबाउट कंट्रोल, जो कि हमारा हमेशा से, अगर हम पूरी दुनिया में देखें ऑल ओवर द वर्ल्ड, वुमेन को हमेशा सबमिसिव करने सबमिसिव बताया भी गया, सुना भी गया और होती है भी, ठीक है। और ये क्या है कि बेटा तुम नहीं करना है, आदमियों को कंट्रोल ना खत्म हो। मोहल्ले में भी ये जो आदमी होते हैं इनको डर होता है कि हमारा कंट्रोल ना कहीं खत्म हो जाए, अपने घर के अंदर जो है वो कंट्रोल ना खत्म हो जाए, फलाने को तुम उसको ऊपर तुम भी कंट्रोल रखो अपनी बीवी पे, अपने घर। उस बात पे आई वुड ऐड कि समटाइम्स जैसे ड्रामे में जो हम देखें उसमें मैं थोड़ी सी कहूँगी कि ये भी होता है कि समटाइम्स द लैक ऑफ कंट्रोल यू हैव इन योर हाउस वो बाहर कभी-कभी आप उसको करते हैं। लेकिन यहाँ भी अगर बेगम भी फुल बिल्कुल है, यहाँ पे तो बिल्कुल, पर एक वो है कि बहुत सी दफ़ा हम कंट्रोल सीखा, हर इंसान को चाहता है कि उसके इख्तियार में कुछ चीज़ें हों, ठीक है, कि उनके इख्तियार में रिश्ते हों या उनके इख्तियार में कोई भी चीज़ हो, और हमारी ये इंसानी बड़ी एक बेसिक ख्वाहिश होती है। मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट हमारे पास आते हैं क्लाइंट्स और उनकी कहीं ना कहीं दिली ख्वाहिश होती है कि हमारी ज़िंदगी में जो वक्त हालात चल रहे हैं हम कैसे उसको बस वो ठीक कर दें, हमारे इख्तियार आ जाए। हम इस चीज़ को जानते हैं कि हम एज इंसान हमारे पास बहुत कम चीज़ों पे इख्तियार होता है। अच्छा, इससे साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं, लोग बाबू के पास नहीं इसलिए भी जाते हैं कि उनके पास वो पावर आ जाए कंट्रोल करने की, महबूब हमारे कदमों तले आ जाए, या वो कुछ वो तमाम चीज़ें होती हैं कि होता है कि हमारे अंदर वो कंट्रोलिंग पावर हो जाए। तो मुझे बताएं क्या कोई ट्रेनिंग में ऐसी कोई चीज़ बताई जाती है कि ऐसे लोग, क्योंकि देखिए मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ कि जॉब करने से पहले ना, और मैं कहती थी कि मेरे कुछ ऐसे चैनल्स में काम भी कर लिए कि ससुराल फिर आपको ना बहुत इजी लगता है क्योंकि चैनल्स ही आपकी इतनी अजीब ट्रेनिंग कर दी होती है। तो इज़ देयर एनी ट्रेनिंग कि जब हम स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, हम लोगों की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, हम उनको ट्रेन करें कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग भी आने, क्योंकि समा मुझे लगता है कि हमारे माँ बाप ने भी बहुत सारी जगहों पे अच्छा सिर्फ दिखा के ना, नहीं बेटा लोग अच्छे होते हैं, अच्छा सोचो अच्छे लोग मिलेंगे, बिल्कुल ज़रूरी नहीं अच्छे लोग मिलें, बहुत बुरे खौफनाक लोग भी मिलते हैं। कोई ट्रेनिंग ऐसी है जिसमें हमें ये बताया जाए कि बेटा देखिए ऐसे लोग आपकी सोसाइटी का हिस्सा हैं, क्योंकि वो जैसे सिनर्जी होती है, तो ऐसे लोग मिलके आपकी सोसाइटी बनाते हैं, तो उनसे बचना भी कैसे होगा? कोई ऐसी ट्रेनिंग होती है वैसे? हाँ, देखिए इसमें मैं 2 चीज़ें बताऊंगी। एक तो सबसे पहले ट्रेनिंग से पहले आपको उनको लॉजिक देना ज़रूरी है कि आखिर लोग ऐसा करेंगे क्यों। अगर हम कॉर्पोरेट की बात करें तो देखिए कॉर्पोरेट में जो है ना, आप प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, वहाँ पे एक चीज़ है कि जो दिखता है वो बिकता है। हाँ। तो जब मुझे पता है कि जो दिखता है वो बिकता है तो मेरा काम दिखेगा। अब मेरा काम क्या है? मेरा काम ये कॉर्पोरेट में नहीं है, शोबिज़ में हर जगह तो इस वक्त हम तो अगर मैं काम कर रही हूँ तो मैं अपना काम के साथ साथ मैं और कहाँ दिख सकती हूँ, मैं कहाँ ऐसी चीज़ें कर सकती हूँ या कर सकता हूँ जहाँ पे दिख सकता हूँ, तो इंटरफेयर करूँगा और मैं उनको बोलूँगा यार मैं तुम्हारा काम अच्छा करती, तू कर रहा है ना, लेकिन मैं भी तेरे को हेल्प करता हूँ। हाँ। और मैंने वहाँ हेल्प करते करते उनका काम ही चेंज कर दिया। या कोई मीटिंग है, मीटिंग में जी मेरा भी एक आइडिया है, अब वो आइडिया किसी और का था, वो आइडिया कब उस शख्स का हाईजैक हुआ, कब आपका आइडिया तो हो गया, और उसके बाद वो जो शख्स बेचारा जो प्रेजेंट कर रहा था वो तो गया पीछे, वो जी अब सारे उस बत्ती के पीछे लग गए जो उन्होंने वो आइडिया दिया। और ये खास जब ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं ये लोग आपको सिखाते हैं। हमारे साथ जब अच्छा, खवातीन की आइडियाज बड़े मेल, मैंने देखा है मेल कोलीग्स हाईजैक कर लेते हैं। ये कॉर्पोरेट में तो दोनों कर रहे हैं एक दूसरे को। तो वहाँ पे ये होता है कि खास सिखाया जाता था। आई रिमेंबर कि ऑर्गेनाइजेशन में जब मैं काम कर रही होती थी वहाँ पे एक थे हमारे साथ साहब जो बहुत ज़ोर से बोला करते थे, और इतनी ज़ोर से बोला करते थे कि वो बाकायदा स्पिट करते थे। तो एंड देन ही गॉट प्रोमोटेड टू द लेवल ऑफ CEO एंड वी, क्योंकि वो नज़र आते थे। तो ये है रियलिटी कि नज़र आना, और कितनी थूक निकली उस नज़र आने में फिर भी प्रमोट ना होते, चेक नहीं, क्योंकि वो बोलते थे ना, वो बहुत जोरदार बोलते थे।
तो चाहे जो भी, बस पार्टिसिपेशन ज़रूरत थी। तो जहाँ बात कह रही है ना कि हम ट्रेनिंग किस तरह करें, देखिए एक तो बात इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस की, दूसरी आपको असर्टिव स्किल्स सीखनी है। असर्टिव स्किल्स ये है कि आपने अपनी बाउंड्री सेट करनी है, आपको बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है। आपको जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत क्लियर होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस में कि भाई तुम्हारी जॉब ये, मेरी जॉब ये। जो हम डॉटेड लाइन बना देते हैं ना कि सॉरी मैं प्रोफेशनली, क्योंकि वो ब्रेक आ गई, हाँ। फिर प्रोफेशनली बाउंड्री सेट करना ज़रूरी है या फिर पर्सनल लेवल पे भी ज़रूरी है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अक्सर हम ऑफिस में देखते हैं कि ऐसे टॉक्सिक लोग जिनको बहुत शौक होती है कि लोगों की ना बातों में और जो भी मसलों में अपनी टांग अड़ाना और फिर स्पेशली टो में रहना, और ऐसे लोगों की हम देखते हैं कि बड़ी जल्दी प्रमोशन भी हो जाती है क्योंकि उनका काम ये होता है कि वो तमाम तो लोगों की बातें लेंगे और फिर जाके आगे वो उल्टी कर देंगे बॉसेस के सामने भी। उनकी हमने देखा है कि उनको बड़ा पसंद भी किया जाता है। यही वो यूजुअली लोग होते हैं जो आपके आइडियाज़ भी चोरी करते हैं। आपने जैसे बात की ना कि ऐसे लोग, तो मेरा एक कहते हैं ट्रॉमा वापस आ गया। मेरे भी एक हमारे एक्स कोलीग्स मेरे थे, तो हम उनके साथ जब ब्रेन स्टॉर्मिंग के सेशन में बैठ के आइडिया डिस्कस करते थे, तो वो उसके बाद वो आइडिया हमें नहीं पता चलता था पर वो आइडिया उनका हो जाता था। और फिर वो आइडिया जब आगे जाके बड़ी मीटिंग में वो अपना ऐसे सामने रखते थे कि मैं उनको देखती रह जाती थी कि भाई अब बताओ कि ये मदिया का आइडिया था। लेकिन वो इतने शेमलेस लोग होते थे कि आपको उनको देख के अब तो मुझे पे तरस आता है जब उनके बारे में सोचती हूँ कि यार ये इनकी ज़िंदगी के ये आइडियाज़ भी इनके अपने नहीं, लोगों के चोरी आइडियाज़ आगे देते हैं। ऐसे लोगों से बचना वैसे कैसे? और आप कहते हैं कि ट्रेनिंग में बाउंड्री सेट करना ज़रूरी है। ऐसे प्लीज़ पार्डन माय लैंग्वेज, लेकिन ऐसे खबीस लोगों के साथ बाउंड्री कैसे सेट करनी है? क्योंकि काम में आप ना घर में तो दोस्त आपने बनाए हो तो आप उनको कहें जी दूर कर दें, लेकिन जिनके साथ आपने बैठ के काम करना है वो आपके साथ डेस्क पे बैठा काम कर रहा है, कैसे बाउंड्री सेट करेंगे? अच्छा देखिए, इसमें जो है ना डिफरेंट सिनेरियोज भी हमें देखने होंगे। अगर तो वो मीटिंग में इस तरह हो रहा है कि आप कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं और उसने आपका हाईजैक किया, तो उस वक्त तो आप ये कह सकते हैं, थोड़ी सी उसने जब गुफ्तगू की तो आप उस वक्त स्टॉप करें, आप कहें दिस इज़ अ ब्रिलियंट आइडिया, लेट्स जस्ट पिन इट या लेट्स जस्ट हॉल्ट इट फॉर अ मिनट, यानी थोड़ी देर के लिए इसको रखें एंड लेट्स डिस्कस। जो हम डिस्कस कर रहे थे हम इस पर वापस आएंगे, हम इसको भी डिस्कस करेंगे, दैट्स अ ब्रिलियंट। आप उसको भी इंकरेज करते हैं और आपने बड़े प्यार से घुमा दी बात। और अगर वो आपके उसमें कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है, आप काम कर रहे हैं, मुझे लाइट दिखाई, मैं थोड़ा सा देखता हूँ उसमें क्या करना है, तो आप बोलें कि येस आई अंडरस्टैंड यू वांट टू हेल्प मी, बट एट द सेम टाइम लेट मी जस्ट, बिकॉज मेरा थोड़ा सा टाइमलाइन है, मुझे थोड़ा सा काम करने दें, जब फिनिश हो जाएगा आपसे भी मैं इनपुट ले लूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं इस पर करना चाह रही हूँ काम। थोड़ा सा आप देखिए, मनूवर करना सीखें, उनकी साइकोलॉजी को भी थोड़ा समझें कि वो आखिर क्यों इस तरह करके आपसे बात कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे आप जहाँ पे अगर आपका आइडिया हाईजैक होता है ना, तो आप क्या करें, डॉक्यूमेंट करना शुरू करें, सीसी करना शुरू करें लोगों को कि जो आपके बॉसेस हैं, आपके बाकी लोग हैं, कि आई वॉज वर्किंग ऑन दिस, आई स्टेटमेंट्स शुरू करें, बजाय इसके कि वी स्टेटमेंट बने कि ये मेरा है और ये टीम क्रेडिट। टीम क्रेडिट क्यों है भाई? जब आपने काम किया, आपकी एक बेबी है ये, तो ये आपका क्रेडिट है, आपने उसमें जान मारी है, अपना मिडनाइट ऑयल लगाए, तो आप वहाँ पे बोलें कि दिस इज़ व्हाट आई वाज वर्किंग ऑन, आई हैव वर्कड ऑन दिस आइडिया एंड आई हैव कम अप विद दिस थिंग। तो आप आई स्टेटमेंट्स यूज़ करें ताकि लोगों को पता चले ये आपने काम किया है। दूसरा, आप कभी भी ना, हमारी एक आदत होती है जब हम भी कोई पुश करता है ना, ये कुछ कहता है, हम एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एक ट्रिगर हो जाते हैं, जाके अपने बॉस को सुनाते हैं। उस वक्त जो है ना, वो बंदा ख़राब नहीं होता, उस वक्त आप ख़राब होते हैं, बिकॉज यू अपीयर एज समबडी एज अ डिफ़िकल्ट एम्प्लॉई कि जी इसको तो टीम वर्क में काम ही नहीं करना आता। आपने रिएक्ट नहीं करना है, आपने रिस्पॉन्ड करना। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जब आप जाके बिल्कुल कंप्लेन ही नहीं कर रहे होते और आप जा ही नहीं रहे होते, तो बहुत सी जगहों पे लोग कह रहे हैं लो भी इसके तो कोई मसले नहीं, तो आते ही नहीं। तो तरीका है ना, हाँ। तरीका है। अगर कोई आपको दे रहा है काम, हो आपको आइडिया, आप कह रहे हैं कि भाई मुझे कर लो फिर मैं कर, तो वो आपको फिर भी कर रहा है, तो आप बड़े तरीके से जाएं अपने बॉस के पास, उनको बोलें कि यू नो ही हैज़ गिवन मी अ फ्यू आइडियाज़, कि उन्होंने मुझे, ही और शी हैज़ गिवन मी अ फ्यू आइडियाज़ और आई वुड लव टू, बट इसका मतलब ये है कि मेरी डेडलाइन अब 3 दिन पुश हो जाएगी। या मुझे, कुछ लोग होते हैं जो अपना काम भी आपके सर पे डालते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इंटरफेयरिंग, कि वो चाहते हैं कि खुद काम ना करें, खुद आराम से बैठे रहें और आपसे अपना काम करें। तो आप उसको बड़े तरीके से अपने बॉसेस को बताएं कि भाई ये जो मुझे दे रहे हैं ना, इससे आपकी जो डेडलाइन है ना बहुत हो जाएगी, या मेरे पास काम का लोड और हो जाएगा। यहाँ से पूछे, अगर मैं आपकी चीज़ करता हूँ तो मेरी प्रायोरिटी तो ये है, जो मुझे अलॉटेड है, तो मैं फिर वो काम नहीं कर पाऊँगा, तो वुड यू वांट दैट?
इस तरह करके आपने बड़ा विजिबल होना है। डॉक्यूमेंट करें हर चीज़ को, जो जो आपको कर रहा है ना, बाकियों को भी शीशे में डालना शुरू कर दें। अगर वो आपको हरास कर रहा है, क्योंकि हरासमेंट भी इंटरफेयरिंग इज अ फॉर्म ऑफ इज अ हरासमेंट, और उसमें क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस मारा जाता है। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ना, अगर कोई आपको हर वक्त घर में भी अगर कोई आपको हर वक्त टोके या कोई बोले यार तुम तो अच्छा नहीं कर, क्या मतलब उसके इन अ वे यू आर जजिंग देयर कैपेबिलिटीज, और आप कह रहे तुम तो इस काबिल ही नहीं हो, तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? तो फिर वो सोचेगा कैसे? आपने तो उसकी क्रिएटिविटी भी मारी, आपने उसका कॉन्फिडेंस भी मारा। तो इस वक्त तो जो हम बात कर रहे थे, जब उस शख्स को आप देखेंगे ना, वो बेचारा शख्स ही बड़ा इनसिक्योर है, उसको ऐसा लग रहा है। और कभी कभार जरूरी नहीं हर शख्स में लाइफ में कर रहा है कि हर शख्स का एजेंडा बुरा है, कभी कभार लोग वाकई करना चाहते हैं, आदतन में वाकई बहुत जेन्युइनली करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं। एक और चीज़ ये भी होती है ऑर्गेनाइजेशंस में ना, कभी कभार आप भी देख लेना, आप भी ये कर लेना, आप भी इसको गाइड कर देना, वो भी 4 लोगों को, अरे यार 4 लोगों को, वो जो हम कहते हैं ना टू मेनी कुक्स और शेफ्स रूइन द केक, तो भाई उस शख्स को करने देना, उसकी कैपेबिलिटी है उसको। अच्छा, कॉलर हमारे साथ मौजूद है आयशा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मदिया? जी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा प्रोग्राम माशाल्लाह चल रहा है, अच्छे अच्छे टॉपिक्स आप लेकर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया। तो आज के वो प्रोग्राम के हवाले से मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारी फैमिली में भी हैं एक ऐसी खातून जो पाकिस्तान में जब थी, वो ये करती, उनका ये था कि वो सबको अलग कर देती थी, बहन भाइयों में झगड़ा डलवा देना, नफरतें डलवा देना, माँ बेटियों में और मामू में, चाचा में, सबसे नफरत करा के पूरे ख़ानदान को तितर-बितर उसने कर दिया ना। उसके बाद ये हुआ कि वो बाहर चली गई दूसरे मुल्क। अब वो जब भी छुट्टी आती है महीने 15 दिन के लिए, तो जो रिश्ते जिनको वो तोड़ के गई थी थोड़े से वो करीब आ रहे होते हैं, तो उनके आने के बाद वो दोबारा से वैसे उसी रूट पे चले जाते हैं दोबारा से। वही सब में नफरतें, वही सब में, यानी ऐसे लगता है उनकी जो वाइफ्स हैं इतनी मतलब ख़राब होती हैं कि वो मतलब देखिए बर्बाद करके रख दिया पूरे खानदान को। अच्छा, उनका तरीका वारदात क्या होता है उनका? वैसे क्या करती हैं वो कुछ भी नहीं, बस कान भरती हैं, उसके खिलाफ उसको बोलेंगी, उसके खिलाफ उसको बोलेंगी, इवन औलादों को माँ बाप के खिलाफ, माँ बाप को औलादों के खिलाफ। अच्छा, और लोग मुझे बताएं कि फिर लोगों को अभी तक पता नहीं चला उनका कि वो कैसी हैं? अगर सब उनसे तंग हैं, सबको पता है कि जब भी आती हैं फितना आंटी, सबको पता चल गया, लेकिन वो कुछ उनको कोई गिफ्ट शिफ्ट देती है तो सब लोग बिक जाते हैं उनके चक्कर में, उनकी बातों में आ जाते हैं, और पता नहीं उसमें ऐसी क्या बात है समझ में नहीं आता। आपको पता है वैसे कभी कभी ऐसे लोग ना बहुत आके वो शावर भी करते हैं, बड़े बड़े गिफ्ट्स भी देते हैं, फिर बड़े मीठे भी बनते हैं। वो नेगेटिव है, उसके बावजूद भी जो है ना, वैसे तो पीछे तो बुरा ही बोलते हैं, लेकिन जब वो आ जाती है तो कहानी वहीं से शुरू हो जाती है जहाँ पे रुकी हुई थी। आपका आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, ठीक है, उनका आना अजाब बन जाता है फैमिली में, सबको तोड़ के रख दिया। तो मैं कहती हूँ दीन के हवाले से भी ये कितनी गलत बात है, सब अलग अलग हो जाते हैं, सब बिखर गए ये नहीं उनकी वजह से। लेकिन इसका मतलब है ये आप बात जो कह रही है ना, तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं वो तगड़ी इसलिए हैं क्योंकि उनको पता है सब मेरी बातों में आ जाते हैं। उनको ज़रा से 3-4 लोग ही उनको ज़रा जवाब देना शुरू कर दें या उनकी बातों को वेटेज देना छोड़ दें, तो मेरे ख्याल से उनको भी पता चल जाएगा। और हो सकता है वो अपने फिर पाकिस्तान के फेरे भी कम कर दें कि मेरे तो मिशन ही बहुत कम हो जाएंगे। हाँ, लेकिन एक इसमें कम्युनिकेशन गैप भी लग रहा है कि लोग आपस में बात नहीं कर रहे। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि जब लोग खानदान में लोग बहन भाई या रिश्तेदार आपस में बात नहीं करते ना, दूसरे लोग जरूर उसका फायदा आई थिंक दैट इज सच अ वैलिड पॉइंट। मैं हमेशा ये बिलीव करती हूँ बिटवीन फ्रेंड्स, फैमिलीज, आपके सारे मसले हल हो जाते हैं अगर आप कम्युनिकेशन कर लें। आप अगर तुम्हारे बारे में मुझे किसी ने आके कुछ कहा है ना, लेट्स से कि इन्होंने कहा है, तो मैं फौरन तुमसे पूछूंगी सीधा। कोई जरूरत नहीं है मुझे सोचने की कि ये हुआ होगा कि जी मदिया ने नादिया के बारे में ये कहा था। मैं पूछ लूंगी या मैंने कहा है तो तुम जाके उनसे पूछ लो। सीधी सी बात है, आप जाके सीधा पूछ लें यार कि अच्छा ये हुआ था, ओके फाइन, मैं पूछ लेती हूँ। एंड आई थिंक उससे पहले जो एक चीज़ आती है ना, वो एक्नॉलेजमेंट है। एग्जैक्टली, एक्नॉलेज करना कि अगर आपने कोई बात कह दी या कोई बात आपको लग रहा है, एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम, कि कोई चीज़ लग रहा है कि ठीक नहीं है, एक्नॉलेज करना। बहुत से लोग वो एक ख्याली पलाव चल रहा होता है, उसने ऐसा किया होगा, तो हम पहले दूसरे के एक्शंस पढ़ना कि वो ये सोच रहे होंगे, वो ये कर रहे होंगे, लेकिन उस चीज़ को एड्रेस, आपने जो कम्युनिकेशन की, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट एक्नॉलेज कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कोई चीज़ है बात करने लायक। क्योंकि ना कोई शर तीली लगा ही नहीं सकता कि अगर वो मजीद तेल हर जगह ना देखे, वो आग तभी भड़कती है ना जब वो तेल होता है। ये जो कैरेक्टर जिसकी बात कर रही है, जो भी खातून है, और सबको पता भी है कि ये ऐसी हैं,
कोई एक ज़रूर इनके यहाँ ये हिम्मत करे कि वो खातून ने कुछ कहा हो, किसके तीसरे ने तुम्हारे लिए कहा है, और जहाँ वो खातून भी बैठी हूँ, कोई लड़ाई नहीं, शिकवा नहीं, बहुत ही नर्म तरीके से उनके सामने, उनकी मौजूदगी में, कि आंटी ये कह रही थी या खाला ये कह रही बात की थी ना खाला ने, ये कि इन्होंने ये कहा है, आमना सामना कोई एक करवा देना, वो 6 दफा सोचेंगी अगली दफा किसी और को भड़काने से। लेकिन अगेन वही वाली बात होती है, ऐसे लोग बहुत नरमी से, बहुत ज़रा ड्रामा भी करने वाले होते हैं, लेकिन बहुत लोग नरमी से ना, उनके उस ड्रामा की वजह से भी डरते हैं। वैसे आपकी लाइफ फर्क है मदिया, एक होता है कन्फ्रंटेशन, जहाँ और एक होता है लड़ है। कम्युनिकेशन। हाँ। जब आप उस इंटेंशन से आते हैं कि इस मसले के ऊपर बात करनी है या इसको इस नज़रिए से देखा जाए, और मूड कभी खराब ना करें आखिर तक भी। वो जरूर हाइपर होंगी क्योंकि वो खौफजदा हैं। एक और चीज़ ये भी है कि वो जिनसे बात कर रही हैं तो इसका मतलब है लोग वहाँ पे चस्के उठाने वाली भी तो हैं, वो इनकरेज करते हैं ना। आप जब वो बात करें, अगर आपका ही एटीट्यूड ऐसा है कि यू डू नॉट लाइक दिस गॉसिप, यू डू नॉट वांट टू डिस्कस योर फैमिली, दीज आर अ नो नो जोन, वही बाउंड्रीज की बात है, तो उसकी हिम्मत ही नहीं हो सकती कि वो ये बात करे आपसे। कहते हैं ना कि अगर मैंने तो खैर वो सुना है, हो सकता है कुछ, कि हज़रत अली से किसी ने जाके कहा कि फला शख्स आपके बारे में ये बात कर रहा था और उसने बहुत, तो उन्होंने कहा, तो उसने तीर करा तुम्हारे सामने, तो उसको ये कैसे लगा कि तुम ये बात सुन लोगे? बिल्कुल नहीं, जैसे बेस्ट तो फ्रेंड्स तुमने उसे क्या कहा? मैं तो सुन रहा था, तो उन्होंने कहा मतलब उसको ये यकीन कैसे हुआ कि वो मेरे खिलाफ बात तुमसे कर सकता है। हाँ, और ये बता ना कि और ये भी कह के कहीं मफहूम ये भी है कि उससे तो तीर एक मारा, तुमने तीर लाके मेरे सीने में, तुमने उसने हवा में तीर मारा, तुमने मुझे तीर लाके मेरे सीने में बेबस्त कर दिया। हमारे साथ कॉलर मौजूद है लाहौर से अनम। अस्सलाम वालेकुम। रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। रावलपिंडी से बात करिए, सॉरी माफ कीजिएगा। कैसी हैं? ठीक हैं? कैसी आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आज आपका शो देखा, बहुत ही खूबसूरत शो है, और माशाल्लाह से जो शो में आप बातें कर रही हैं बिल्कुल हकीकत के पसंद, हकीकत के करीब करीब करीब, बल्कि हकीकत ही है। मैंने अपने छोटे बहन भाइयों को, मेरे वालिदैन की डेथ हो गई और मैंने इन्हें पाला, बड़ा की शादी आई थी, आज सब मुझे बदल हो गए। भाइयों ने मेरे भाइयों के दिलों में इतनी बकवास डाल दी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे भाई मेरे दुश्मन हो गए, अल्लाह अल्लाह, मुझे मारना शुरू कर दिया। अनम आप, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे साथ बहुत जुल्म हो गए। आई अनम, आई विश मैं, मेरी जान में आपके पास होती, मुझे बताएं कि आप मैरिड हैं, आप क्या या फिर अपने भाइयों के साथ रहती थी? मैं मैरिड हूँ, मैंने अपने बहन भाइयों को पालने में टाइम लगा दिया कि नहीं यार इनकी जरूरियात पूरी हो। जब मैंने अपना हाथ खींचा, मैंने देखा कि मेरे साथ सब जाती कर रहे, थोड़ा सा मेरे हाथ खींचा तो ये सब मेरे दुश्मन बन गए कि ये हमें कुछ दे के लेगी नहीं। मैंने मेहनत करके घर बनाया, इसलिए मेरे बच्चे नहीं है। मैंने कहा मैं मर जाऊंगी तो मेरे बाद तो ये सब कुछ यही लोग लेंगे ना। मेरी शौहर के साथ भी लड़ाई होती रही कि नहीं मेरे बहन भाई ऐसे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। ये नहीं पता कि साथ ही मेरे दुश्मन निकले। आपकी बहन भाइयों को आपसे वैसे ज्यादा पिस्टल उठा कर भी आए, मुझे मारने की भी कोशिश की है। भाई बेजान है ना, मुझे बताएं वैसे किस बात पे वैसे ज्यादा इतनी बात बढ़ी कि आपके भाई आपको मारने के लिए आए? ऐसी बात ये हुई कि मेरे वालिद साहब की बरसी थी, मेरे वालिद साहब की बरसी थी, तो मैं बरसी वाले दिन तो अम्मी अब्बू की कब्र पे नहीं गई। अम्मी भी फौत हो गई है, मैं अपने अब्बू की कब्र पे नहीं गई। तो मैंने अपने भाई से कहा कि मुझे ना कब्रिस्तान ले चलो। तो तीसरे दिन गई हूँ, तो भी ऊपर में गई हूँ, तो मेरा एक डिनर सेट था। मेरे डिनर सेट की कुछ प्लेटें थी, वो जो मैंने मोहल्ले में खाना वाना तकसीम किया, तो मैंने कहा कुछ प्लेटें रह गई, मुझे ला दो। छोटे बच्चे वो उनके ऊपर गए और ऊपर जाके कहा जी पप्पो प्लेटें मांग रही। तो जब वो नीचे आए तो मैं ऊपर चली गई, वो भाभी अभी जोर से बोलने लगी। मैंने कहा मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो यही कहा है कि मोहल्ले से प्लेटें ला दो, मेरी वो सामने दी नहीं, मेरे डिनर सेट की खराब हो जाएगी। हमें नहीं दी है, ये नहीं हुआ। मैं ऊपर गई तो मेरी जो छोटी भाभी कहती है तू किस लिए यहाँ ऊपर आई है, तुझे कौन बुलाता है यहाँ पे? तो फिर उसके बाद मेरे भाइयों ने मुझे धक्के देके ऊपर से नीचे लाए और मुझे ला के कमरे में बंद करके मारना शुरू कर दिया। कहते हैं कि तेरा
कैरेक्टर सही खत्म करेंगे आप? अल्लाह अल्लाह। यानी कि ये हालात हो गए, आप क्या कहते हैं, आप गैरों की बात कर रही, या तो अपने ही दुश्मन है जिनके लिए मैंने अपनी जवानी हरक कर दी, सारी जिंदगी इनका ये कि ना इनको सुकून मिले। मेरे बच्चे भी नहीं है क्योंकि मेरी यही ज्यादा हो गई, मैं मर जाऊंगी तो सब कुछ यही रह जाएगा मेरे पास, तो वही है जो मेरी खबर होगी। हाय अना, मैं आपको एक बात कहूँ, बहुत से लोगों को मैंने ऐसे देखा, वो कहते हैं कि जैसे हम अब वो कहते हैं लोग कि जी औलाद जो है बुढ़ापे का सहारा होती है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिनके 5-5 बच्चे होते हैं, माँ बाप जो है ना ईदी सेंटर वगैरह में बिनते फातिमा में छोड़ के चले जाते हैं। जिन बेटों के लिए इतनी मन्नतें मानी जाती है ना, वही बेटों को छोड़ के जाते हैं। और कहीं कहीं यकीन माने अल्लाह पाक इतना असबाब वाला है, इतना मोजिज़ नुमा है मेरे परवरदिगार की ज़ात कि आप चाहे बेऔलाद हो, उस परवरदिगार को आपसे मोहब्बत है, वो लोगों को वसीला बनाएगा। आप अच्छे वसीले तलाश करें और अल्लाह करे आपकी मियाँ के थ्रू जो आपकी अंदर की प्रॉब्लम है ना, आप ऐड करना चाहेंगी। मैं नादिया जी जी मैं ऐड ये करना चाहूँ आना, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, मगर वो अपने घर की, शुक्र है वो अपने घर की है, शादी हो गई। ओके, अच्छी बात है। अना, अब देखिए आपके साथ ज़िंदगी में ना बहुत कुछ हो गया, और दो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी। डोमेस्टिक अब्यूज़ के लिए ना, जब आपके भाई आपको मारने आते हैं ना, देयर इज़ अ नंबर, वो नंबर मैं अभी शेयर भी कर दूंगी। मैं हमेशा ये कहती हूँ, आपने सिर्फ फ़ोन उठाना है। हमारी गवर्नमेंट ने हमें डोमेस्टिक अब्यूज़ का नंबर दिया, ये सब ख़वातीन के लिए है। आप उसके ऊपर कॉल करेंगे, आपके लोकल SHO वहाँ पे आएंगे, और वो आपके घर से तब तक नहीं जाते हैं जब तक कि आप वो उस मसले को हल नहीं कर लेते। आपके भाई ने आपको मारा है, आपके शौहर ने आपको मारा है, आपके घर में किसी ने भी आपको मारा है, वो उसको ले जाएंगे साथ, और जब तक आप नहीं कहेंगी वो उसको नहीं छोड़ेंगे। दे विल टेक दैट पर्सन अवे। सो अगर आपके भाई आपके साथ ये कर रहे हैं, किसी को हक नहीं है कि आपकी तरफ, आप सुन ले मेरी बात, आप फौरन कॉल करें। आपको अपनी मदद खुद करनी होगी। एक चीज़, बच्चे मेरे भी नहीं है, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने हर एक के लिए एक ज़िंदगी का प्लान बनाया हुआ है। उसे बेहतर पता है कि किसको औलाद देनी है, किसको नहीं देनी। आपके लिए शायद यही बेहतर है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरी खाला थी, उनके भी बच्चे नहीं थे, और वो अपना सब कुछ, एक घर ईदी को, एक घर फातमीद को, माशाल्लाह से उनके पास, वो सबको अपनी ज़िंदगी में दे गई। और फातमीद वालों ने उनके साथ ये किया था कि वो उस घर में रहती थी, उनका सारा ख्याल भी रखते थे, उनकी दवाइयाँ भी आती थी, और जाने से पहले वो सब कुछ दे के गई, शौकत खानम को भी। सो आई एम जस्ट सेइंग कि आपको अपने इन लोगों के लिए जो आपके साथ इतनी ज्यादती करते हैं, कुछ छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। और भी बहुत सारे लोग हैं। आई एम सॉरी, मैं आपको लेक्चर नहीं दे रही, मैं आपको सिर्फ मशवरा दे रही हूँ। इंसान को अपने, आपको समझ में आ गई ना बहन भाई कैसे हैं, सॉरी भाई कैसे हैं आपके, कोई जरूरत नहीं है। और जो आपने किसी के लिए कर दिया है, उसको आप ना हस्बीउल्लाह, अल्लाह पे छोड़ दें कि मैंने अपना ये मामला अल्लाह पे छोड़ दिया, और फिर आप देखिए कि क्या होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत आपके लिए मोहब्बत, बहुत आपके लिए दुआएं, और अल्लाह करे कि आपकी, और यकीन मानिए जो उन्होंने बात की है, नेक्स्ट टाइम दे रेज ए वॉइस ऑन यू, आप पर अपना हाथ उठाएं, आप फ़ौरन हेल्पलाइन पे कॉल कीजिए, क्योंकि यकीन माने ऐसे भाई जो है ना, इनसे बेहतर इंसान नाग पाल ले घर में, ठीक है ना। जो सगे बहन भाई जिनको आपने वो, हाँ ठीक है ना, जिनको आपने पाला हुआ है, अगर वो आप पे हाथ उठा रहे हैं तो सोचिए कितनी खौफनाक, ये हैवानों से भी ज़्यादा खौफनाक मखलूक बन चुके हैं। तो आप फ़ौरन रिपोर्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कल कला ये अच्छे हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और ज़रूरी नहीं बहुत सारी जगहों पे भाभियाँ ही काम ख़राब करें। अगर भाई खुद ठीक हो तो भाभी को सेट कर सकते हैं, ठीक है। हम हर जगह भाभियों को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। भाइयों में खुद भी कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जिसकी वजह से वो इतना एकदम से मैनिपुलेट हो गए। तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम आपने अपनी, जैसे उन्होंने बात की, अपने लिए आवाज़ उठानी है। डू कॉल पुलिस। भाई जिन्होंने आपका तमाशा बना दिया, आप क्यों डर रही हैं पुलिस को कॉल करने से? और ये मत समझें, मैं वाकई आपने बात बिल्कुल सही की। मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ, लोग कहते हैं ना जी औलाद बुढ़ापे का सहारा होती है। ऐसे ऐसे लोगों को हमने बेआसरा देखा है जिनके 6-6 बच्चे हैं, और यकीन माने ऐसे ऐसे लोगों का क्या शान शौकत के साथ जनाजा देखा है जो बेऔलाद रहे हैं। सो ये वो उसके राज हैं, ये वही जानते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी औलाद नहीं तो आपको कहते हैं आपकी कबर में कौन आएगा। तो ये, और आपको तवक्कुल करना चाहिए, अल्लाह ताला ने आपका कोई प्लान बनाया। मुझे नहीं पता मैं कब फौत होंगी, क्या होगा, कौन होगा, कौन नहीं होगा। बेशक, एग्जैक्टली। सो इट्स ओके, नहीं है बच्चे तो इट्स ऑल राइट। और जो होते भी हैं वो अच्छे हों, हाँ बिल्कुल पूछते हैं। आपने अच्छा किया ना, आजकल जो जिस तरह लाइफस्टाइल है या जिस तरह लोग अपनी जिंदगी प्लान कर रहे होते हैं, मैंने देखा है लोगों के 4 बच्चे हैं, 4 के 4 ब्रॉड है, माँ बाप अकेले। अच्छा, माँ बाप जाते भी हैं और बहुत खुश हैं, लेकिन अगर वो 2 महीने के लिए यहाँ हैं या 4 महीने, क्योंकि अक्सर ट्रैवल कर रहे होते हैं, कभी एक के पास चले गए, कभी दूसरे, कभी वो आ गए, वो ये केयरिंग बच्चे हैं।
लेकिन उसमें भी अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अकेले हैं, ज़ईफ़ हैं और यहाँ बीमार हो गए और जब तक के बच्चे आते डेथ हो गई या कुछ हो गया, तो ये अपनी ज़िंदगी जो वो बाउंड्री सेट करने वाली बात है ना, इमोशनल बाउंड्री सेट करना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बहन भाइयों के साथ भी ज़रूरी है, औलाद के साथ भी ज़रूरी है। एक चले उसको मजाक में ले लेते हैं, मेरा कुछ प्रॉपर्टी थी जो ये हो रहा था कि जो मेरी मदर से मेरे पास आनी थी, तो मैंने कहा कि अच्छा इसमें से एक जो है ना, ये मैं अपनी बेटी के लिए वो कर रही हूँ। तो मेरा नेफ्यू वो देख रहा था सारी चीज़ें, कहने लगा तो पप्पा आप डायरेक्ट इसी को दे दें अभी। मैंने कहा कोई भी नहीं, सब मेरे मरने के बाद मिलेगा, ये गलती मुझे नहीं करनी है, इसी का शी इज़ द ओनली वन। मैंने कहा मुझे उससे कोई वो भी नहीं है, लेकिन ये कहते हैं ना आप अपने हाथ पे ना काटें, अपने पैरों पे खड़े रहें। उलमा भी ये बात कहते हैं कि अपने इसमें नहीं, हाँ ठीक है, ताकि आप अपना जो भी मतलब आप पेरेंटिंग बहुत अच्छी करें, उसका हक उसको ज़रूर दें, हक ना मारें अपनी औलाद का भी, मगर कम से कम अपने आप को आखिर वक्त तक सेल्फ सफिशिएंट ज़रूर रखें और सिक्योर रखें, सिक्योर रखना कोई बुरी बात नहीं। बिल्कुल। तो ये कि ये जो कह रही थी कि मैंने किया भाइयों को, देखिए बाज़ औक़ात ना ओवर प्रोवाइड करना भी ना, लोग वहाँ पे खुदगर्जी और मतलब और ये जो है ना ये बहुत आ जाता है, लोग फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। बिल्कुल फॉर ग्रांटेड बहुत, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है तो हाँ हमारा हक है, हक नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हारी बहन ने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा, जो वो कह रही है कि मैंने शादी भी मतलब खुद सेटल नहीं, लेट हुई, ठीक है, तो बजाय इसके कि इसको एक्नॉलेज करो, और उस बहन को तो वो तो माँ से भी बढ़ के शायद रिश्ता है, वो उसने मतलब कर दिया उसने। तो वो जो ये जो रवैया है कि ये वो बदतमीजी कर रहे हैं या मिसबिहेव कर रहे हैं, ये इसी वजह से कि उन्हें इतना प्रोवाइड कर दिया गया कि उन्हें लग रहा है जो हमारा हक ही है। ये सही बात है। जो मेरी खाला थी, जानजी खाला, जिनका मैं बता रही हूँ, अपना सब कुछ देके गई। Nobody was there. None of my mamus came. Nobody came. अम्मी was there. उनके आखिरी दिनों में my mother went, बहन ही थी, उनके पास रही भी, and when she passed away, तो अम्मी was the one जिन्होंने फिर सब कुछ dispose of किया, और ये सब कुछ कोई नहीं आ रहा। हालांकि वही खाला थी जिन्होंने सबको पढ़ाया भी था, लिखाया भी था, सब कुछ किया था भाइयों को भी। But that is life. That is life. But she was so generous and so नेक। उन्होंने अपना घर वहाँ बना लिया, यहाँ वो क्या लेके जाना है। तो और दूसरी बात है, अगर आपने कर दिया ना, बिलीव यू मी, द यूनिवर्स विल गिव इट बैक टू यू। बहुत सारे लोगों के साथ हम अच्छा कर देते हैं और आपको पता है यार ये तो हमारे साथ शरी करेंगे, कोई मसला नहीं। मैं बहुत से लोग यार ओके, इफ इट नॉट कमिंग बैक टू मी, इट विल कम बैक टू माई सन when I will not be around। तो मुझे और दूसरी बात एक, सॉरी आपकी बात पे आ रही हूँ, अपने बच्चों को ज़रूर दुआ करें। मैं अक्सर शो में भी कहती हूँ अपने बच्चों को दुआ दिया करें कि अल्लाह पाक उनके बहुत अच्छे दोस्त हों। तो बहुत सारी जगहों पे आपके अच्छे दोस्त हो ना, बहन भाई साथ ना खड़े हो, तो दोस्त आपके साथ जो है ना, एहसास के रिश्ते ज़्यादा आपके साथ खड़े हो जाते हैं। आपके अपने फादर की बात? बस मैं ये कह रही थी कि अभी मैं अपने वालिद से बात कर रही थी, और मेरे वालिद और वालिदा वो उम्रा पे जाने से पहले दुआएं दे रहे थे। तो वो कहते कि हम जब दुआ आपके लिए करते हैं ना, तो हमेशा आपको माली तौर पे शायद वो नहीं दिखे। हो सकता है तुम्हारे सारे काम हो जाएं आगे जाके, हो सकता है तुम्हें नेक औलाद हो सकता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में अल्लाह ट्रैवल बहुत लिख दें। तो ये सेट कि जब हमारी जो दुआएं हैं ना, इज़ गोइंग टू शो अप इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेज। वो ज़रूरी नहीं है वो एक ही तरीका हो, और वो किस तरीके से होगा वो आपको पता मालूम भी नहीं होगा। कितनी प्यारी आपने बात की। इसी बात के साथ मैं छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मजा आएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जनाब। और आज का जो हम शो है, ये हमने शो आज उस फरासत अली, बेसिकली देखें वो बार बार वो कैरेक्टर में कहते हैं नुमान इजाज साहब, नुमान भी आप बड़े खुश हो रहे होंगे कि मेरा कैरेक्टर जो है वो इतना ज़बरदस्त तरीके से आप प्ले भी कर रहे हैं। बट वी नीड टू टॉक अबाउट दिस कैरेक्टर। वाई हमारी ज़िंदगियों में ऐसे कैरेक्टर्स की भरमार है। आपके वर्क प्लेसेस पे ऐसे लोग मौजूद हैं, आपके मोहल्लों में, और स्पेशली अगर आप अपार्टमेंट सिस्टम में रहते हैं और वहाँ पे कोई ऐसी पर्सनालिटी मौजूद होती, टॉक्सिक किस्म की पर्सनालिटी मौजूद हो, तो ज़िंदगी यकीन माने ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके घर में रहने वाले हर शख्स की मुतासर होगी, क्योंकि ऐसा शख्स
लिटरली कभी कभी लगता है ऐसे लोगों की नहुसत भी होती है जो कि आपकी ज़िंदगी तक भी पहुंच जाती है, आपके वर्क प्लेसेस में है, आपके घरों में है, आपके मोहल्लों में है। और आज हम बात ही करें कि हमने ऐसे लोगों से बचना कैसे। अच्छा, बहुत सारी जगहों पे हम रजिस्टर ही नहीं कर पा रहे होते हमारे और हमें कहीं के लग रहा होता है कि जी तालीम से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हमने ऐसे ऐसे तालीम याफ्ता, ऐसे ऐसे एक्सपोजर से भरपूर आदमियों को मिसोजिनिस का लोटा ऐसे हर चीज़ों पे डालते हुए देखा है कि आप खुद परेशान हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि उनके पास एक अथॉरिटी है कैरेक्टर असैसिनेशन की, और बड़े मर्दों के पास तो मुझे लगता है उनके पास ज़रा एक है कि उनके पास अथॉरिटी है, वो किसी भी खातून के बारे में उठ के कुछ भी बात कर सकते हैं, खुद उनका कैरेक्टर चाहे जैसे भी हो। सो मेरे ख्याल से इट्स अ हाई टाइम कि हम उनको भी कॉल आउट करना शुरू कर दें, ये देखे बगैर कि उनकी एज कितनी है। ऑफ कोर्स करना चाहिए दफ्तरों में भी। तो मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, जैसे वो ऑफिस की बात कर रही थी, रिपोर्ट इट टू द HR, वेदर इट्स योर बॉस। अगर आपको लगता है आप डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं कर सकते हैं, घर में है तो ऊंचों से ऊंचा बोले, बी लाउड, टेक योर स्पेस, यू हैव टू, बिकॉज अदरवाइज आप किस तरह काउंटर करेंगे, कितनी देर बर्दाश्त करेंगे। सो आई थिंक वो जो अब एक पर्दा हटा देना चाहिए और दूसरों को हेल्प करना चाहिए। इसमें मैं ख़वातीन को भी ये कहूँगी कि वी ऑल्सो नीड टू, जिस तरह आदमियों के अंदर एक ब्रदरहुड है ना, हमें अब सिस्टरहुड को ऊपर लाना है। वी हैव टू लिफ्ट ईच अदर अप। बिल्कुल, हाँ, कि मैं यहाँ से निकल के, अब हम यहाँ पे बैठी हुई हैं, मेरा मैथ खराब है, 6 ख़वातीन में 5 कहने लगी थी, हम बाहर जाएंगे तो मैं ये ना कहूँ कि ओह मदिया को देखा था, मदिया ने क्या पहना हुआ था, या ओह उन्होंने क्यों इस तरह की बात की, या उसको क्या पता वो, और मैं बात कर रही थी उसने मेरी बात वो कर दी, या गजाला ने क्या किया। No, we cannot do this. Once we stop doing this in our household, in our workplaces, wherever we go, आदमी भी बड़े चस्के लेते हैं। जब औरतें ऑफिस से जाके बताती है ना कि फलानी आज मैं गई थी शो पे, तो वहाँ पे वो आई हुई थी, हाँ अच्छा हाँ मुझे पता है उसका टाइप का। नहीं, वी नीड टू स्टॉप दिस। ट्रू। जब हम ये वाला माइंडसेट खत्म करेंगे तो वो वाला माइंडसेट भी खत्म होगा। हम औरतें भी एक दूसरे को बहुत ड्रैग डाउन करती हैं, ये हमने अपनी ना बड़ों से सीखा है। अम्मी तो नहीं होंगी, अम्मी जूते मारेंगी, अम्मियों, नानियों, दादियों, खालाओं, सबसे यही सीखा है। घर में भी फुप्पो तुम्हारी ऐसी, फलानी तुम्हारी ऐसी, दादी तुम्हारी ऐसी, खाला तुम्हारी ऐसी, वो ऐसी है, भाभी ऐसी है। मेरी भाभी से बहुत दोस्ती है। अम्मी अगर कभी कुछ कहें भी तो मैं अम्मी को कहती हूँ मैंने सुनना ही नहीं है, आई एम नॉट। इस पे तो अम्मी गुजारा, वो अलग चली गई तो आप भी तो अलग चली गई थी, वो होगी तुम। फाइनल ये हुआ कि अम्मी ने कहा तुमसे तो मैं बात ही नहीं करूँगी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, मत करें आपसे बात, मैं करना ही नहीं चाहती हूँ, मैं अपनी भाभी के बारे में कोई बात सुनूंगी नहीं। एंड सेम इज द केस विद माई सिस्टर इन लॉज, नॉट दैट माई मदर इन लॉज, बट लाइक वो करती नहीं, हम एक दूसरे की करती नहीं। आई हैव द बेस्ट रिलेशन विद माई सिस्टर इन लॉज, I have the best relationship with my bhabis and with my mother and with my mother-in-law, because mother-in-law और अम्मी को मैं ब्लेम नहीं करूँगी, उन्होंने यही सब कुछ सीखा था। और वो है, लेकिन मैंने अभी मेरी अम्मी गई हुई है बहन के पास अमेरिका, तो मैं कह रही थी अब आप दोनों खुश रहेंगी, आप दोनों बहुत गॉसिप करती हो। उनको शौक है, अम्मी और मेरी बहन को ऐसे बातें करने का शौक है, खाला ने क्या किया, फलाने ने क्या, आई डोंट डू दैट। सो यू नो वी नीड टू स्टॉप दिस। अच्छा, बाकी अम्मियों की होती है, अल्लाह बख्शे। मेरी अम्मी भी जैसे किसी शादी पे जाती थी, वापस आती तो मैं कहती अच्छा कौन कौन था शादी पे, तो मैं कहूँगी हम ही सब आए हुए थे। अच्छा, जो मेरी बड़ी बहन अम्मी वो था फलाना था, अम्मी फलाने की बहन, उन्होंने अपने कोई सेट गोल्ड का नहीं पहना हुआ था, लगता उनकी सास मेरी भी पहचान है, हाय अल्लाह कितनी अच्छी, तो उसको तो कितने मेहमानों से भी आया था। तो अब वो उनको टॉपिक, और अच्छा मेरी तो बात खत्म होगी, सब थे, सब खाना अच्छा था फलाना, अब वो बताएगी खाना यूं भी था, अच्छा नमक मिर्च कम था फलाना, तो माओ का इट्स लाइक अ थिंग दे डू। द फाल्कन कॉम्प्लेक्स रावलपिंडी में रहती है मेरी अम्मा, सारी आंटियां सुन रही होंगी। शाम को एक या दोपहर को किसी वक्त ना सब बाहर पार्क में जाके हमारे घर के सामने वहाँ बैठती हैं, और फिर अम्मी बेहतर फील करती हैं जब वापस आती है ना, तो शी इज लाइट हार्टेड, बिकॉज वो कैथारसिस करके आई होती है, मेड्स की बातें और फलाने की बातें और फलाने की बातें सब कराई होती है। मैं कहती हूँ वेरी गुड अम्मी, शाबाश। वैसे ना ये सिस्टम अच्छा, मुझे इसमें अपनी दोस्त का, सॉरी वो ना सुन रही हो, तो वो उनके यहाँ होती है रोज़ाना रात को ना 1 घंटे की व्हाट्सएप गुफ्तगू होती है, और उनकी जो है मदर भी और बहन भी, और वो हर वक्त सफ़िया मुझे गीबत बिल्कुल नहीं पसंद, क्या करूँ, तो बोलो कि नहीं तुम्हें पसंद नहीं, मैं बोल नहीं सकती, मैं बोलूँगी तो फिर नाराज़ हो जाएंगे सब। तो मैंने कहा फिर जब तक तुम नहीं बोलोगी तो फिर तुम बर्दाश्त करो, फिर तुम सहती रहो, क्योंकि ये है 1-1.25 घंटे की हर मेड से लेके घर का पेट तक हर चीज़ डिस्कस होती है। इससे आपके ये कैथारसिस नहीं है, आप अपने आप को और ओवरबर्डन करते हैं, क्योंकि इतनी बैड वाइब्स आप ले रहे हैं, हर आदमी बुरी बात कर रहा है। आप एक दूसरे के साथ बैठे,
एक दूसरे का या दूसरे से भी किसी तीसरे की अच्छी बात कर लें, वो बहुत बेहतर होती है। वो थोड़ी सी बोरिंग ज़रूर हो जाती है, लेकिन वो लाइट हार्टेड करेगी, वो आपको, वो आपकी सोल को सुकून देगी। गीबत में बहुत मजा आता है, मैं मानती हूँ, लेकिन नॉट ऑलवेज। ये हमेशा का टॉपिक नहीं हो सकता। डोंट मॉक दोस रिलेटिव्स जिनके साथ आप बैठ के अभी खाना खा के आए, ठीक है, आप उस वक्त तो गले भी मिले और यूं, और आप बहुत दिन के बाद मिली और कटा दें, बहुत अच्छा मिला, और उसके बाद आप वहां से उठ के तीसरी जगह गए और आपने उसी हम दस्तरखान की बुराई शुरू कर दी। ये नमक हरामी होती है। आप किसी के दस्तरखान से उठ के गए नहीं, वो हो सकता है उसी के उसका बारे में बातें कर दस्तरखान रहे ना हो। हो, वो आप कहीं और दावत में मिलो। और हमेशा जब बैठे हैं तो यही टॉपिक नहीं होना चाहिए कि 10 मिनट के बाद आपने बस किसी के बकिए उधेड़ दिए। हमारे से कॉलर मौजूद है हिजाब। अस्सलाम वालेकुम जी। आप तो कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। हिजाब, क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाह रही हूँ कि जैसे आप कह रही हैं ना कि घर में कोई ना कोई ऐसा फर्ज होता है कि जी जो जी बिल्कुल बिल्कुल। ना बात करने देता है, इसलिए मेरे सिस्टर इसी तरह के हैं। सॉरी, माफ कीजिएगा, कौन? ओह, मेरे सिस्टर है ना, उनका हर टाइम ये होता है कि वो मेरे मियाँ से भड़काते रहते हैं कि आपस में ठीक क्यों रह रही। अल्लाह। मेरे मियाँ और मेरा ये होता है कि हम अपने बच्चों से आगे लड़ाई ना करें, ऐसी बात हो ऐसी कि हमारे बच्चे माइंड पे लें अपने। अब हम लोग एक घर में रह रहे हैं, हम 2 घर रह रहे हैं ना, एक में हम रह रहे हैं, एक में और दूसरा रह रहे हैं। तो वो मेरे मियाँ को टाइम में कहेंगी कि तुम्हारी बीवी शायद इस घर पे कब्जा करना चाह रही है, इसलिए यहाँ पे रह रहे हो तुम लोग। लेकिन हमने तो ये नहीं, हमें जहाँ पे हो रहा है हम खुश रह रहे हैं, सुकून तो है, बस हम रहे। वो ये कहते हैं हर चीज मेरी है, कोई चीज मेरे बच्चों की नहीं है। इस वजह से मैं सरकार तो काफी कर रही हूँ, लेकिन फिर एंड हो जाती है। हस्बैंड है वो कहते हैं कि नहीं, मेरे अबू से हैं, उनको मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। ऑफ कोर्स, हाँ ये भी। ये मुझे बताएं, ऐसी सिचुएशन में वैसे क्या किया जाए? व्हाट शुड बी डन? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू सी कि जब उन्होंने जैसे कहा कि मैं और मेरे हस्बैंड हम कोशिश करते हैं कि हम लड़ाई ना करें, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों के सामने, और क्योंकि असर पड़ता है। और हम अक्सर हम अपने थेरेपी में एक बात करते हैं कि जितना आप अपने आप को बेहतर मैनेज कर पाएंगे ना, जितना आपस में आप कर पाएंगे, उतना ही आप किसी को सिखा सकेंगे। अगर आप खुद ही नहीं मैनेज कर पाएंगे अपने जज्बात, अपने ख्यालात, तो आप औरों को नहीं सिखा सकते, स्पेशली बच्चों को, जिसको हम आम तौर पे ज़बान में रेगुलेशन भी कहते हैं, किस तरीके से अपने जज्बातों को रेगुलेट करना है। तो आई थिंक पहली जो यहाँ पे जो एक गुफ्तगू हुई कि पहले तो ये जाने कि आपके लिए इस वक्त क्या चीज़ ज़रूरी है। हमने कम्युनिकेशन के मौजू को हमने टच अपॉन किया। इर्द गिर्द जो आपके लोग हैं, चाहे आप एक जॉइंट फैमिली में न्यूक्लियर में रहें, आपके इर्द गिर्द कोई लोग नहीं बदलेंगे। और हम अक्सर अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं उनके नज़रिए को बदलने में, कि वो इस चीज़ को समझ जाएं, वो इस चीज़ को जान जाएं, और बड़ा लंबा अरसा इस पर निकल जाता है। एंड क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, हमारे पास कॉलर्स आते हैं, हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो यही कहते हैं आप बस बताएं ना उनको कैसे ठीक करूँ। एंड देयर इज़ वेरी लिटिल फोकस ऑन मैं अपने लिए क्या कर सकती हूँ। तो ये बहुत अच्छा था कि जैसे अभी एक जो कॉलर थी उनके लिए कहा कि आप कॉल करें हेल्पलाइन को, आप अपने लिए आवाज़ उठाएं, बिकॉज ये चीज़ इस पे बात होना बहुत ज़रूरी। तो पहली चीज़ ये जानना कि आपके लिए इस वक्त क्या चीज़ ज़रूरी है, एंड यू रियली हैव टू सिट, अपने साथ बैठें और ये सवाल पूछें कि इस वक्त मैं क्या खुद से चाह रही हूँ, मैं अपने माहौल से क्या चाह रही हूँ, और ख़ुद से ये सवाल पूछें। और ये सवाल जो है ये बड़ा हमें लगता है मामूली सा है, मैं तो चाह रही हूँ अमन हो, मैं तो चाह रही हूँ कि कोई लड़ाई ना हो, ये बड़ी ब्रॉड चीज़ें, ठीक है। मैं अगर फॉर एग्जांपल चाह रही हूँ कि मेरी मदीहा से फॉर एग्जांपल मुलाकात हो, तो मैं तरीक़ेकार थोड़े से सोचूंगी, मैं थोड़ा सा किसी से शायद फ़लाँ से बातचीत करूँगी, तो पहले तो हमने ये गौर करना है। उसी के साथ ये जाने और अपनी सेफ्टी को भी साथ में हमेशा रखें। हम जब रिलेशनशिप्स पे बात करते हैं, हर रिलेशनशिप को पहले तो में सेफ्टी क्या होती है ये बताएं। देखें, जब हम सेफ्टी के ऊपर बात करते हैं, बाउंड्रीज हमारे हुदूद तरह के होते हैं। हमारा इमोशनल होता है बाउंड्री, हमारा फाइनेंशियल होता है, हमारा फिज़िकल होता है, हमारा रोमांटिक होता है। हमारी बाउंड्रीज़ बहुत मुख्तलिफ हो। हमें लगता है कि सिर्फ हम जो है किसी से थोड़ी सी दूरी से बैठे तो ये बिल्कुल वो एक बहुत बड़ी बाउंड्री है, लेकिन किसी से कितने हद तक बातचीत करनी है, किसी को कितना हद तक बताना है, ये भी एक बाउंड्री के अंदर माना जाता है। सेफ्टी, सॉरी प्लीज़ आप सेफ्टी ये भी है कि अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ तो मुझे आगे से डांट नहीं दिया जाएगा,
मेरा मजाक नहीं उड़ाया जाएगा। ये आपकी सेफ्टी है कि आप सुकून से और आराम से अपनी बात कह सके। हम बहुत सारे लोगों से बात कर नहीं पाते, हाँ, क्योंकि क्यों डर इसी वजह से, हाँ, तो यही ना, क्योंकि रिपरकशन में हमें नहीं पता वो किस तरह रिएक्शन होगा। या तो हमारी बात को घुमा दिया जाएगा, या हमारा मजाक उड़ा दिया जाएगा, या हमारे को इतनी क्रिटिक की जाएगी कि हमारी चीज़ ही दब जाएगी। यूजुअली हमारी ख़वातीन इस चीज़ से बहुत गुजरती हैं, क्योंकि ये अगर जब हम अपने मियाँ बीवी के रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो ख़वातीन बहुत सी चीज़ें अपने अंदर मदिया, इसमें मैं थोड़ा सा करूँगी। देखें, ये मर्द और औरत का नहीं है कि सिर्फ औरतें होती हैं, मर्द भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आप देखें, बहुत सारे मर्द कह ही नहीं पाते, क्योंकि जब वो मेरे पास, जैसे मैं लोगों से मिलती हूँ, बात करती हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है कि अक्सर मर्दों का आप देखें बहुत खामोश, उनकी हमने उनको अलाउ नहीं किया हुआ ना कि वो वल्नरेबल साइड अपनी दिखाई नहीं सकते ना। मर्द को डर नहीं होता, लड़के रोते थोड़ी हैं, मर्द बन, हाँ, वो सेफ ही नहीं फील करते। अगर वो इट बैठी हुई जिसको रोना नहीं आता, जिसके कोई से इमोशन जो स्ट्रांग, आई एम स्ट्रांग, हरकुलिस बना दिए, ऐसा नहीं है। ना सिर्फ कि वो औरतों से नहीं कह पाते, वो तो दूसरे मर्दों से भी नहीं कह पाते, क्योंकि वो उसको भी तो यही कहेगा, अबे चल, क्या तू लड़की की तरह बोल रहा है, क्या तेरे को ये हो रहा है? मर्दानगी के साथ जोड़ दिया है, बिल्कुल सही बात है। और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि जब तक मैं उसको अवेयरनेस में ही नहीं लाऊंगा कि क्या मसला है, तो मैं आगे डील कैसे करूंगा? जब तक आप एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे एग्जैक्टली कि ये मसला है। हाँ, और एक चीज़ जो वो कह रही थी ना, उस सोसाइटी में 12 फरासत अली मौजूद हैं, तो इसी तरह जब हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं ना, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 1-2 हैं तो आप काम चला सकते हैं, लेकिन अगर 12 है और उसका कल्चर ही ऐसा है कि वहाँ पे उनका जो टॉप की मैनेजमेंट है वो इनकरेज करती है कि मेरे पास बात आए या किसी को, क्योंकि देखिए इनसिक्योरिटी कि अगर ये मुझसे आगे ना निकल जाए, ये मेरे ज़्यादा शाइन ना कर जाए, वो होता है बॉसेस को। हम जब करते थे तो हमें खास सिखाया जाता है, डोंट शाइन इन फ्रंट ऑफ योर बॉस, क्योंकि आपका बॉस फॉरन इनसिक्योर होता है। ठीक है, तो आप जो हैं ये देख लें, अगर वहाँ पे इस तरह का कल्चर है तो प्लीज़ खुदाफिज कह लें, क्योंकि कोई रेजिलियंस दिखाने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो आपके ऊपर डैमेज होगा ना, आपकी फिजिकल प्रोफेशनली डैमेज, तो इमोशनली मेंटली जो डैमेज होगा, इससे बेहतर है वहाँ पे खुदाफिज करके निकलें। आप इतनी बैटल्स, पिक योर बैटल्स, क्या आप फाइट कर सकते हैं, क्या नहीं कर मैं सकते। फैमिली डायनामिक्स पे एक सॉरी बात करना चाहूँगी, छोटी सी बात करूँगी। मुझे ना हमेशा ये होता है कि जो चीज़ें आप हमारे यहाँ ना, हमें बहुत सारे राइट्स का नहीं पता, चाहे वो लॉज हों, चाहे वो फैमिली के राइट्स हों, चाहे वो रिलीजियस राइट्स हों हमारे। इन्होंने कहा मैं एक फैमिली में रहती हूँ। देखिए, आपको अल्लाह ताला ने, उसके आगे तो कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला ने आपको अलग घर का राइट दिया है। आपकी जब शादी हो जाती है, एक मर्द के हिसाब से बात करें, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ योर फैमिली, इमीडिएट फैमिली, बीवी, बच्चे, देन कम्स द पेरेंट्स। ये हमारे सोशल नॉर्म्स है, ये हमारी सोसाइटी ने हमें बोला है कि आपने अपने अम्मा अब्बा, ये किसने कहा है आपको कि अम्मा अब्बा की हर बात माननी? अम्मा अब्बा अगर गलत है तो आपने उनकी हर बात नहीं, योर रिलीजन टेल्स यू दिस, कि आपने उनकी हर बात नहीं माननी। आंखें बंद करके अंधा होके नहीं माने। अल्लाह ताला ने आपको भी शऊर दिया है। अगर वो आपको कह रहे हैं बीवी को निकाल दो, बीवी तुम्हारी ऐसी नहीं, आपने अल्लाह ताला के सामने एक औरत से निकाह किया है, वो अब आपकी जिम्मेदारी है, वो आपके बच्चों की माँ है, आपकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका दीन बताता है आपको कि अब आपके बीवी बच्चे हैं, आप माँ बाप की खिदमत करें, आप उनके लिए खड़े रहें। आदमी है जोड़ी जवान, मेरा मियाँ, उसके माँ बाप की खिदमत मैं हमेशा कहती हूँ ये उसका फर्ज है, मैं करती हूँ तो ये मेरी अच्छाई है। हाँ, ये फर्ज नहीं है आपका, ये नहीं है। वो जो ससुर की बात कर रही हैं, कोई लेना देना नहीं है ससुर का उनकी लाइफ में इंटरफेयर करने का, वो एक अलग यूनिट है, दैट इज देयर फैमिली डायनामिक्स, ये अल्लाह ताला ने आपको दिया है। अब हमारे यहाँ लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी। आप अगर आपके मियाँ आपको कह रहे हैं, आप कहें लेकिन मुझे मेरे अल्लाह ने ये हक दिया है, मैं तुमसे अलग घर नहीं मांग रही हूँ, मैं रह रही हूँ, तो फिर तुम्हें अपने अब्बा को ये बात बतानी पड़ेगी। और अब्बा को ये बात समझनी पड़ेगी कि ये अब एक फैमिली यूनिट है, वो अपने जो मर्जी करें, ये उन मियाँ बीवी का मामला है। अल्लाह ताला ने इस पे भी नाराज है कि आप नहीं झगड़ा करा सकते। हाँ। जब दूसरे नहीं करा सकते तो माँ बाप कैसे करा सकते हैं? गेट व्हाट आई एम सेइंग? बिल्कुल। मैं अपने बाप के साथ उसकी बीमारी में, उनकी बीमारी में 4 साल खड़ी रही। मेरे मियाँ ने मुझे एक दफा नहीं कहा घर वापस आओ तुम। वो मेरी उस वक्त अब्बू रिस्पॉन्सिबिलिटी थे, बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स हिज रिलीजन, ही नोज कि अल्लाह ताला ने हमारा, यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। सॉरी, मैं इसीलिए थोड़ा सा जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं ये बात बोल देती हूँ, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके राइट्स क्या हैं। बिल्कुल। और आपको अपने राइट्स लेने हैं।
अपने बच्चों के लिए लेना है। क्योंकि देखिए अपने राइट्स लेना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आप जुल्म सहते रहेंगे तो ये भी बहुत बड़ा जुल्म है। बिल्कुल, जुल्म के सामने खामोश रहना भी इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं है। मेरे पास कितना वक्त है कि मैं कॉल ले सकती हूँ कि नहीं ले सकती? शीमा हमारे साथ मौजूद है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मदिया, मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी जी। और मुझे अपने कुछ कैरेक्टर्स याद आ गए। एक तो हमारे बिल्कुल नेबर में है 80+ माशाल्लाह खातून है वो, लेकिन उनकी बल्कि उनकी क्या उनकी पूरी फैमिली की ये आदत है कि वो जैसे ही हमारे घर में कोई आया, कब आया, हमारी बेल बजती है, डोर उनके खुल जाते हैं और सारे हर चीज का उनको मालूम होता है। ऐसे कैरेक्टर्स बहुत होते हैं हमारी सोसाइटी में कि वो दूसरों पे ज्यादा नजर रखते हैं, अपना मतलब अपने घर जब उनकी जाए। वैसे आपने इतने मजे की बात की, याद आ गया हमारे भी लाहौर में मैं क्या करूं, मुझे हमारी अब्बू मुझे कूटेंगे, लेकिन है कोई जैसे पड़ोसी होते हैं वो, जैसे हमारे घर में कभी 5-6 गाड़ियां खड़ी हो तो वो आ जाते हैं, कौन आया भाई, क्या हो रहा है और कहते आ जाए खाना खा ले। तो वक्त बड़ा मुख्तसर है, लेकिन वही बात बाउंड्री सेट करने की, क्योंकि जब हम इन लोगों के घर जाए दरवाज़ा नहीं खुलते और हमने अपने घरों के दरवाजे ऐसे लोगों के लिए खुले हुए, यकीन मैंने आपको नहीं पता होता कि कोई बंदा कैसी नज़र के साथ और कैसी एनर्जी के साथ आपके घरों में एंटर हो रहा है। अल्लाह पाक आप तमाम तर लोगों को ऐसी तमाम तर बुरी एनर्जी से महफूज रखे। आप तमाम तर प्यारी प्यारी ख़वातीन का बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे शो का पार्ट बने। शाद रहिए, आबाद रहिए और अल्लाह पाक आपको लाती गम से महफूज रखे। ज़िंदगी भी तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।